चेंगचुन नाम का एक लड़का था जिसका लेवल बहुत हाई था और स्टैट्स भी काफी इंप्रेसिव थे, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। उसे कमजोर लोगों से लड़कर अपना ईगो सेटिस्फाई करना पसंद था। एक दिन उसने हमारे लड़के कैंग तान को ड्यूअल के लिए चुन लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका लेवल कम था। उसे लगा ये लड़ाई आसान होगी, लेकिन चीजें उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट जाने वाली थीं। लड़ाई शुरू होते ही चंगचुन ने अपना सबसे ताकतवर अटैक इस्तेमाल किया। हमला इतना तेज था कि देखने वाले तक सहम गए, मगर कैंग तान ने उसे ऐसे रोक दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ और यही पल पूरी लड़ाई का रुख बदलने वाला था। वजह थी उसकी एक स्किल जो ओपोनेंट के पहले अटैक को पूरी तरह नलिफाई कर देती थी। चंगचुन दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी स्किल के बारे में सुना तक नहीं था। वो अभी शॉक से बाहर भी नहीं आया था कि कैंग तान ने अपना हमला तैयार कर लिया। उसकी स्किल्स ने उसकी अटैक पावर को 2 गुना कर दिया और ओपोनेंट की डिफेंस को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। शुरुआत से ही उस अटैक का दबाव इतना भयानक था कि चंगचुन घबराकर उससे रुकने की भीख मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल कैंग तान ने उसे इतनी जोर से जमीन पर दे मारा कि धरती तक चटक गई। चंगचुन हार चुका था और वो रोते हुए बस यही कह पा रहा था कि ये दुनिया कितनी अनफेयर है, जहां उसने लेवल ग्राइंड किया फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। असल में स्किल्स, लेवल्स और मॉन्स्टर्स का ये पूरा सिस्टम तब शुरू हुआ था जब लैबिरिंथ प्रकट हुआ। इस लैबिरिंथ के 4 डिफिकल्टी मोड्स थे: इजी, नॉर्मल, हार्ड और अलोन मोड। डिफिकल्टी जितनी ज्यादा, रिवॉर्ड्स और लेवल अप के मौके उतने बेहतर। कैंग तान ने इसे इजी मोड पर क्लियर किया था, लेकिन वो अकेला इंसान था जिसे हर पॉसिबल स्किल मिल गई थी और यही उसकी असली ताकत थी। हालांकि उसके पास 200 से ज्यादा स्किल्स थीं, फिर भी उसका लेवल और स्टैट्स दूसरों के मुकाबले खास इंप्रेसिव नहीं थे। जब वो अर्थ पर लौटा, हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मॉन्स्टर वेव्स एक के बाद एक आईं, देशों और शहरों को मिटाती चली गईं। अब हालत ये थी कि बचे हुए सबसे ताकतवर सर्वाइवर्स एक छोटे से शहर में बंद थे और अगली वेव का इंतजार कर रहे थे। चंगचुन को सबक सिखाने के बाद कंगतान को तायन से मिलने का निमंत्रण मिला। वो अकेली इंसान थी जिसने अलोन मोड क्लियर किया था और शायद इस दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान भी वही थी। जब दोनों मिले तो तायन ने उसे सलाह दी कि उसे कोई हॉबी ढूंढनी चाहिए। कांगतान ने हंसकर बात टाल दी। अभी सरवाइव करना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। तायन ने बिना समय बर्बाद किए असली मुद्दे पर बात शुरू की। उसने सुना था कि कंगतान ने एक हार्ड मोड प्लेयर को हरा दिया। ये बात अजीब थी क्योंकि वो खुद इजी मोड प्लेयर था। उसने अपना स्टेटस विंडो दिखाया, लेवल 250 से ऊपर, जबरदस्त हेल्थ और माना और एक्स्ट्रॉर्डिनरी अटैक व डिफेंस स्टैट्स। वो सच में एक चलती फिरती फोर्ट्रेस थी। कैंग तान समझ गया कि वो शो ऑफ कर रही है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने भी अपना स्टेटस दिखाया, लेवल सिर्फ 50 के आसपास, स्टैट्स ठीक ठाक और कंडीशन परफेक्ट। तायन ने एक नजर डालकर साफ कह दिया, तुम वीक हो। उसकी आंखों में लड़ने की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। लैबिरिंथ का नियम साफ था, एक बार क्लियर करने के बाद ग्रोथ रुक जाती थी। इसी वजह से डिफिकल्टी मोड्स के बीच पावर गैप पागलों जैसा था। हार्ड मोड प्लेयर्स के स्टैट्स कैंग तान से 10 गुना ज्यादा थे, फिर भी उनमें से कोई भी उसका एक वार नहीं झेल पाता था। वजह थी उसकी स्किल्स। तायन ने इस बात को खुद टेस्ट करने का फैसला किया। उसने बिजली जैसी तेजी से हमला किया, लेकिन कंगतान को छूने के बजाय उसकी स्ट्राइक पीछे की दीवार को पूरी तरह मिटा गई। कंगतान ने पलक तक नहीं झपकाई और उस अटैक को ऐसे नलिफाई कर दिया जैसे वो हल्की हवा हो। अब तायन को मानना पड़ा कि उसका स्किल सेट वाकई पागलपन की हद तक खतरनाक था। 200 से ज्यादा एबिलिटीज सब लैबिरिंथ को पूरी तरह एक्सप्लोर करके हासिल की गई थीं। उसने अफसोस जताया कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने कैंग तान को क्रेडिट दिया, ये मानते हुए कि अगर उसने अलोन मोड खेला होता तो शायद इंसानियत जीत भी सकती थी। लेकिन एक समस्या थी, उसकी ज्यादातर एबिलिटीज स्टैट्स पर डिपेंड करती थीं और उसके स्टैट्स इतने ज्यादा नहीं थे, यानी वो अपनी आधी स्किल्स भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कंगतान को पुराने अफसोसों से कोई मतलब नहीं था। उसने सीधे पूछा, स्काउटिंग मिशन का क्या हुआ? तायन का जवाब सुनकर माहौल भारी हो गया। एक और मॉन्स्टर वेव आने वाली थी। पहली वेव ने राजधानी मिटा दी थी, दूसरी वेव ने आधे हार्ड प्लेयर्स खत्म कर दिए थे, तीसरी वेव तक इंसानियत मुश्किल से एक शहर में बची थी और अब चौथी वेव दरवाजे पर थी। एनिमी नंबर सुनकर कैंग तान चुप हो गया। 2 एस रैंक मॉन्स्टर्स, दर्जनों ए रैंक, सैकड़ों बी रैंक और एक अपोस्टल। वो चीज एस रैंक से भी ऊपर थी। सच कहें तो हालात पूरी तरह होपलेस थे, लेकिन तायन की आंखों में डर नहीं, सिर्फ जिद थी। वो पीछे हटने वाली नहीं थी, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो। कांगतान भी समझ गया कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आने वाली लड़ाई सिर्फ एक वेव नहीं थी, ये इंसानियत के अस्तित्व की आखिरी परीक्षा बनने वाली थी और इस बार हार का मतलब था सब कुछ खत्म। तायन चाहती थी कि हमारे हीरो एस रैंक मॉन्स्टर्स को संभाले। कांगतान तुरंत समझ गया कि ये सीधा सीधा सुसाइड मिशन है, लेकिन वो गलत भी नहीं थी।
अगर तयान अपोस्टल से लड़ेगी तो एस रैंक को रोकने वाला सिर्फ वही बचेगा। कांगतान बड़बड़ाया कि उसे इस पागलपन के लिए बहुत कम पेमेंट मिलती है और बाकी लोगों को वार्न करने के लिए मुड़ गया, लेकिन तायन ने उसे रोक लिया। उसके मुताबिक बेहतर होगा कि बाकी किसी को सच्चाई पता न चले। कांगतान इस बात से सहमत नहीं था और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसके जाते ही तयान ने अपने हाथ में पकड़ी पत्थर जैसी चीज को कसकर पकड़ लिया और खुद को कावड़ कहा। बाहर यंग पहले ही अपनी किस्मत स्वीकार कर चुका था। बाकी प्लेयर्स रो रहे थे जैसे ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, और सच कहें तो शायद वही था। जुंगान कम से कम शांत था। उसने और कांगतान ने एक दूसरे को देखा। बिना कुछ कहे दोनों समझ गए कि ये लड़ाई एक डिजास्टर बनने वाली है। फिर भी दोनों को चांग चुन के लिए थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन असल में सबसे बुरा हाल तो एमसी का ही था। जुंगन भी ये बात अच्छी तरह समझता था। अगर बाकी लोगों के पास कांगतान की ताकत का आधा भी होता तो शायद वो आज डूम के दरवाजे पर खड़े नहीं होते। तभी आसमान में गरज सुनाई दी और गेट खुल गया। उसके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। जुंगन ने कांगतान को फेयरवेल कहा और उम्मीद जताई कि शायद वो बाद में आफ्टर लाइफ में मिले, लेकिन कांगतान के पास इमोशनल होने का वक्त नहीं था। वो सीधे आसमान में छलांग लगा गया और नीचे बैटलफील्ड को स्कैन करने लगा। अपने सिस्टम विंडो के जरिए उसने एस रैंक मॉन्स्टर्स को ढूंढ लिया। जमीन पर उतरते ही उसने पहले अपने दिमाग की हालत चेक की ताकि वो अपनी सैनिटी न खो दे। आखिर उसके अंदर एक ऐसी ताकत थी जो काबू से बाहर हो सकती थी और वो उसे अनलीश करने वाला था। उसने सामने खड़े एस रैंक मॉन्स्टर्स को देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि वो डिफेंसिव टाइप न हो, लेकिन उसकी स्काउट एबिलिटी ने सबसे बुरी खबर दी। मशरूम जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर डिफेंसिव टाइप था जिसके पास बेहिसाब हेल्थ थी। वो जमीन में धंस गया और कांगतान को ऐसे घूरने लगा जैसे चुनौती दे रहा हो। कांगतान समझ गया कि वो पूरी जिंदगी भी लगा दे तो भी शायद उसे खत्म न कर पाए, इसलिए उसने ध्यान दूसरे मॉन्स्टर पर लगाया जो एक टेंटिकल मॉन्स्टर था। लॉन्ग रेंज अटैकर, अच्छी हेल्थ, लेकिन कम से कम थियोरेटिकली मैनेजेबल। कांगतान आगे बढ़ा और उसके टेंटिकल्स काट दिए, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि उसके अटैक्स उतने इफेक्टिव नहीं हैं। उसने प्लान भी अपनाया और सीधे उसके सिर पर वार करने दौड़ा, लेकिन तभी मॉन्स्टर ने एनर्जी ब्लास्ट से उसे उड़ा दिया। कांगतान ने उसे नलिफाई कर दिया, मगर समस्या ये थी कि उस अटैक का कोई कूल डाउन ही नहीं था। वो समझ गया कि हमेशा डॉज करना संभव नहीं है। उसे अटैक्स प्रिडिक्ट करने होंगे और जितना वक्त लगेगा उतना खतरा बढ़ेगा। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, टेंटिकल्स को चीरते हुए मॉन्स्टर पर सीधा वार किया। नलिफिकेशन उसे बचा रही थी, लेकिन मॉन्स्टर गुस्से में बेकाबू होकर तड़पने लगा। तभी कांगतान ने देखा कि मशरूम मॉन्स्टर दूसरे को गार्ड कर रहा है, लेकिन कांगतान बेवकूफ नहीं था। वो सीधे डिफेंस मॉन्स्टर से टकराया और फोर्स्ड ड्यूअल एक्टिवेट कर दिया। एक ग्लोविंग सर्कल बना और अगले 1 मिनट तक सिर्फ वही मॉन्स्टर उस पर हमला कर सकता था। टेंटिकल मॉन्स्टर इंटरफियर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन रूल्स तो रूल्स थे। कांगतान जानता था कि अगर तयन यहाँ होती तो शायद डिफेंस मॉन्स्टर को इग्नोर करके सीधे अटैकर को खत्म कर देती, लेकिन वो लग्जरी एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टैट्स और लेजेंडरी गियर वालों को मिलती है। कांगतान जानता था कि इन दोनों में से किसी का भी एक वार उसे सीधा आफ्टर लाइफ भेज सकता है, इसलिए उसने अपनी डेजिग्नेटेड स्किल रिसेट इस्तेमाल की जो वो पूरे 1 महीने तक दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने अपनी अटैक पावर कई गुना बढ़ाई और डिफेंस मॉन्स्टर पर सब कुछ झोंक दिया, लेकिन फिर भी डैमेज बहुत कम था। तब उसने अपनी अटैक को कॉपी करके इम्पैक्ट 2 गुना कर दिया। एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ और आखिरकार मशरूम मॉन्स्टर गिर पड़ा, लेकिन सेलिब्रेट करने का समय नहीं था। टेंटिकल मॉन्स्टर ने तुरंत पलटवार किया और एक भयानक वार कांगतान पर लगा। वो किसी तरह टिके रह पाया और अपनी आखिरी डिफेंस एक्टिवेट की, अटैक नलिफिकेशन। कुछ कीमती सेकंड्स तक उस पर आने वाला हर डैमेज 0 हो गया। मॉन्स्टर ने उसे टेंटिकल से कुचलने की कोशिश की, लेकिन अब कांगतान को बस डॉज और अटैक करना था। सुनने में आसान था, मगर एक बड़ी समस्या थी। उसका माना बार लगभग खाली हो चुका था। अब उसे सिर्फ तलवार चलाकर और किस्मत पर भरोसा करके लड़ाई खत्म करनी थी, और हर वार के साथ मॉन्स्टर की हेल्थ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एमसी लगातार वार करता रहा, बार बार बिना रुके। फिर अचानक कुछ बदल गया। उसका मन और शरीर एकदम परफेक्ट हार्मनी में आ गए, जैसे सब कुछ एक लय में बह रहा हो। उसी पल उसके अंदर एक मिरेकल जैसा पावर जागा। एक सोल स्किल उसकी आत्मा में खुद गई और उसके सोल अटैक्स को बूस्ट कर दिया। लेकिन सिस्टम ने तुरंत बता दिया कि क्योंकि वो अब लैबिरिंथ के अंदर नहीं है, इसीलिए ये स्किल सील हो जाएगी। उसे इस पर गुस्सा करने का भी वक्त नहीं था। अभी उसकी बस एक ही इच्छा थी, सिस्टम चुप रहे और उसे अपना काम खत्म करने दे। मॉन्स्टर दर्द से कराह रहा था, लेकिन एमसी को जरा भी सिंपैथी नहीं आई। उसने आखिरी वार किया और मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। सिस्टम फिर से पॉपअप होकर बकवास करने लगा कि हर रियल्म के गॉड्स उसके फीट्स देखकर हैरान हैं। एमसी के मन में बस एक ही सवाल था। जब वो मॉन्स्टर का खाना बनने वाला था,
तब उनकी डिवाइन इंटरवेंशन कहाँ थी? उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कितनी देर से लड़ रहा है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा 1 महीना गुजर गया हो। उसके स्टैट्स बहुत लो हो चुके थे, फिर भी वो खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता रहा। शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, हर तरफ लाशें, मलबा और तबाही। उन्हीं लाशों के बीच उसे वो सो कॉल्ड हार्ड मोड प्लेयर्स दिखे, जो हमेशा अपनी ताकत का घमंड करते थे। और आयरनी ये थी कि इजी मोड प्लेयर होने के बावजूद वो अब भी खड़ा था। तभी उसकी नजर युंगन पर पड़ी, जो मर चुका था। और सिर्फ वही नहीं, टायन भी मर चुकी थी। इंसानों में सबसे ताकतवर अलोन मोड क्लियर करने वाली इकलौती इंसान। एमसी ये सब समझ भी नहीं पाया था कि तभी कुछ घिनौना सा टायन की लाश की तरफ बढ़ता दिखा। एक अपोस्टल। वो हंसते हुए एमसी को मारने की धमकी देने लगा, लेकिन एमसी इतना थक चुका था कि अब उसके पास डरने की ताकत भी नहीं बची थी। उसने बस उस क्रीचर को घूरा। उसकी आंखों में थकान से ज्यादा घृणा थी। फिर उसने अपनी बची हुई सारी हिम्मत जुटाकर हमला कर दिया। अपोस्टल उसकी तरफ बढ़ा और ऐसी ओवरवेलमिंग एनर्जी छोड़ी जिसने उसके शरीर को चीर दिया और उसे दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही एमसी समझ गया, अब सब खत्म है। सिस्टम ने भी कंफर्म कर दिया, उसकी हेल्थ 0 हो चुकी थी। लेकिन मरने देने के बजाय सिस्टम ने उसे 1 मिनट और जिंदा रखा। एमसी को कमर के नीचे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अपोस्टल भी समझ चुका था कि वो लगभग मर चुका है और बस समय खत्म होने का इंतजार कर रहा था। एमसी को पछतावा होने लगा कि काश उसने इजी मोड की जगह नॉर्मल मोड चुना होता। दूर आसमान में गरज गूंजी और मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने जमीन पर उंगलियां घसीटते हुए बाकी प्लेयर्स को कोसा। वो जीनियस लोग जिन्होंने नॉर्मल और हार्ड मोड चुना, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत बनाने की मेहनत नहीं की। लेकिन चिल्लाने से अतीत तो बदलने वाला नहीं था। आखिरकार उसने हार मान ली और अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, टायन के हाथ में पकड़ा एक पत्थर जो हल्की रोशनी से चमक रहा था। वो अपने टूटे शरीर को घसीटते हुए उसकी तरफ बढ़ा, अपोस्टल के गुस्से की परवाह किए बिना। आखिरी कोशिश के तौर पर उसने अपनी फाइनल स्किल एक्टिवेट की, जिसने 100 मीटर्स के अंदर सब कुछ 2 मिनट्स के लिए रोक दिया। सब कुछ थम गया। उस सन्नाटे में उसने पत्थर को उठा लिया। उसका नाम था उराबोरोसिस गैस्ट्रोलिथ, एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जो एक इंसान के लिए समय को एक बार पीछे मोड़ सकता था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और देखा कि मॉन्स्टर आसमान को चीरते हुए आखिरकार नीचे आ रहा है। अगले ही पल तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और जब रोशनी छंटी तो वो खुद को एक बच्चे के रूप में खड़ा पाया, जहां उसे सिर्फ मौजूद होने के लिए डांटा जा रहा था। उसके माता पिता ने हमेशा उसे पंचिंग बैग की तरह ट्रीट किया था और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह कुचल दिया था, जब तक कि उसे खुद यकीन न हो गया कि वो बेकार है। उसी सोच की वजह से उसने इजी मोड चुना था, लेकिन इस बार वो सब जानता था। वो अचानक अपने पुराने जर्जर अपार्टमेंट में जाग गया। सबसे पहले उसने फोन उठाया और तारीख देखी, साल का आखिरी दिन। उसे समझते देर नहीं लगी, वो सच में समय में पीछे आ चुका था। उसे एहसास हुआ कि नया साल शुरू होते ही दुनिया फिर से आग में जलने वाली है। लेकिन फिलहाल उसके सामने एक पिज्जा रखा था। सालों तक फीके आलू और मॉन्स्टर मीट खाकर जिंदा रहने के बाद ये ग्रीजी चीजी पिज्जा उसे 5 स्टार मील जैसा लगा। खाना खत्म करने के बाद उसके विचार फिर टायन और उस आर्टिफैक्ट की तरफ गए। वो टायन जिसे वो जानता था हालात बिगड़ते ही दुनिया के दूसरे छोर पर पहुंच जाती। फिर उसने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो बैल्कनी पर आकर खड़ा हो गया। अंधेरे में उसके फोन की स्क्रीन चमक रही थी। मिडनाइट में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। नीचे सड़क पर लोग खुश थे, काउंटडाउन कर रहे थे, मैसेजेस भेज रहे थे, गिफ्ट्स बांट रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में कैसी भयावह तबाही उनके ऊपर टूटने वाली है। फिर आसमान में हल्की हल्की दरारों जैसी रोशनी फैलने लगी। नीचे लोग समझ रहे थे कि ये कोई नेक्स्ट लेवल फायरवर्क्स शो है, लेकिन हमारा हीरो सच्चाई जानता था। जैसे ही घड़ी ने मिडनाइट बजाया, आसमान कराहते हुए खुल गया और उसमें से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। पैनिक आग की तरह फैल गया। पिछली बार हमारा लड़का भी डर गया था, लेकिन इस बार उसकी ट्रेन्ड आंखों ने तुरंत पहचान लिया कि वो सिर्फ बी रैंक मॉन्स्टर है। तभी उसके सामने और नीचे खड़े बाकी लोगों के सामने एक सिस्टम विंडो खुली। मैसेज साफ था, इन्वेडर्स आ चुके हैं और दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन मदद रास्ते में है। वो मदद मोड्स के रूप में थी, जिन्हें क्लियर करने पर पावर मिलती थी। चारों तरफ कैओस मचा हुआ था, लेकिन एमसी शांति से ऑप्शंस को देख रहा था। दूसरों की तरह उसे सोचने की जरूरत नहीं थी। उसे पहले से पता था कि क्या करना है। लैबिरिंथ में सर्वाइवल पूरी तरह चुने गए मोड पर डिपेंड करता था। इजी मोड लगभग छुट्टी जैसा था। खाना हर जगह मिलता था, आराम करने की जगह भी हर मोड पर होती थी, और सबसे कमजोर प्लेयर भी मेहनत करे तो जीत सकता था। नॉर्मल मोड में मुश्किलें शुरू होती थीं।
खाना आसानी से नहीं मिलता था और आराम की जगह कम होती थीं, लेकिन हिम्मत रखी जाए तो निकलना संभव था। हार्ड मोड में असली नरक शुरू होता था। खाना लगभग मिथ बन जाता था, सेफ स्पॉट्स खत्म हो जाते थे और मॉन्स्टर्स सिर्फ हमला नहीं करते थे, वो खुद को झोंक देते थे प्लेयर्स को मारने के लिए। और फिर आता था अलोन मोड, सबसे भयानक ऑप्शन। न कोई साथी, न कोई पहचान वाला चेहरा, बस मॉन्स्टर्स, एनिमीज और एनपीसीज की एंडलेस कतार जो दुश्मनों से कम नहीं होते थे। सिस्टम खुद वार्निंग देता था कि इसे मत चुनो जब तक तुम्हें मौत का शौक न हो, लेकिन हमारा हीरो बिना एक पल गंवाए अलोन मोड चुन लेता है। टेलीपोर्टेशन खत्म होते ही वो आसपास देखता है और उसके अंदर नोस्टाल्जिया और इरिटेशन का अजीब सा मिश्रण जागता है। वो सच में वापस आ चुका था। कम्युनिटी बोर्ड जो अलग अलग मोड्स के प्लेयर्स को जोड़ता था, उस पर कंगजून ह्युक नाम के किसी लड़के की पोस्ट थी। एमसी उसे नहीं जानता था, लेकिन वो हालात को अच्छे से संभालता दिख रहा था। उसे याद आया कि पहले भी कुछ प्लेयर्स लैबिरिंथ क्लियर करने के बाद यूजफुल टिप्स शेयर करते थे। उसने मन ही मन उसे लक विश किया और सोचा बाद में देखेगा। अभी उसे कुछ और कंफर्म करना था। उसे टायोन के साथ हुई एक बातचीत याद आई, एनपीसीज के बारे में। इजी मोड में वो बस रोबोट्स की तरह होते थे, वही डायलॉग, वही एक्शंस। लेकिन टायोन ने कहा था कि अलोन मोड में वो असली इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, अपनी सोच और आजादी के साथ। अगर ये सच था तो कुछ बहुत गड़बड़ थी। लैबिरिंथ के एंट्रेंस पर पहुंचकर उसने देखा कि गेट पर एक आदमी ऊँघ रहा था। इजी मोड में यहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो एक बोरिंग स्टैंडर्ड एनपीसी से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने आंखें खोलीं, एमसी तुरंत समझ गया ये बहुत ताकतवर है, शायद टायोन से भी ज्यादा। उस आदमी ने खुद को ब्रोकन मैन बताया, लैबिरिंथ का गार्डियन। ये टाइटल उसे इसलिए मिला था क्योंकि उसने कभी खुद लैबिरिंथ क्लियर करने की कोशिश की थी और बुरी तरह असफल हुआ था। अब उसका काम बस खड़े रहकर दूसरों को सफरिंग में जाते देखना था। वो दुनिया बचाने के महान मौके की बातें करने लगा। लेकिन एमसी इस सेल्स पिच में नहीं आया। वो जानता था कि ये कोई महान मिशन नहीं, बल्कि एक वेल डिजाइंड हॉरर शो है। ब्रोकन मैन एमसी की शांत प्रतिक्रिया देखकर हैरान था। उसने कहा कि पीसफुल वर्ल्ड्स के लोग ऐसी हालत में घबरा जाते हैं। एक पल के लिए उसने सोचा कि मजे के लिए उसे पीट दे, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और जरूरी बातें बताने लगा। लैबिरिंथ में हंटर फ्लोर्स थे, हर 10 फ्लोर्स पर डिफिकल्टी स्पाइक आता था। खाना खुद ढूंढना पड़ेगा और सेफ जोन्स के लिए उसने बस गुड लक कह दिया। बस इतनी ही मदद मिलने वाली थी क्योंकि गेटकीपर और कुछ समझाने में बहुत आलसी था। एमसी को याद आया कि टायन ने बताया था कि ये आदमी अंदर जाने से पहले ही उसे लगभग मार चुका था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ब्रोकन मैन ने अचानक एक वेपन समन किया और उसे एमसी के चेहरे के बिल्कुल पास घुमा दिया, जैसे उसकी परीक्षा ले रहा हो। लेकिन एमसी ने पलक तक नहीं झपकाई। ये देखकर ब्रोकन मैन मुस्कुराया, जैसे उसे मजा आ गया हो। फिर उसने उसे कुछ गियर थमा दिया, एक लेदर आर्मर जो मुश्किल से जुड़ा हुआ था, एक जंग लगी तलवार जो किसी भी वक्त टूट सकती थी, और एक पुराना रिस्ट बैंड जो शायद अगर किस्मत साथ दे तो किसी बीस्ट के दांत को रोक सके। लैबिरिंथ की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। इतनी दरिया दिली देखकर तो कोई भी भावुक हो जाए। गेटकीपर ने हाथ हिलाकर हमारे हीरो को अंदर भेज दिया और बस इतना कहा कि स्किल्स उसे खुद ही समझनी होंगी। जैसे ही एमसी लैबिरिंथ के अंदर बढ़ा, ब्रोकन मैन उसे जाते हुए देखता रहा और उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसने बहुत से सो कॉल्ड प्रोडिजीज देखे थे और सब के सब नाकाम रहे थे, लेकिन इस लड़के में सिर्फ स्किल नहीं थी, उसमें कुछ ज्यादा कीमती था, जिंदा रहने की जिद, एक जिद्दी और अडिग विल टू सर्वाइव। आगे बढ़ते ही एक सिस्टम विंडो खुली और लैबिरिंथ की कहानी बताने लगी। बहुत समय पहले एक ऑल पावरफुल सॉर्सरर ने इस जगह को बनाया था और कहा जाता था कि जो इसे जीत ले वो एक विश मांग सकता है। सुनने में आसान लगता था, लेकिन वहां तक पहुंचना ही असली मुश्किल थी। लैबिरिंथ ऐसे हॉरर्स से भरा था जो सिर्फ प्लेयर्स को नष्ट करने के लिए मौजूद थे। फिर भी जब हमारा हीरो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, जो कंपैरेटिवली कमजोर मॉन्स्टर्स से भरा था, वो मुस्कुरा दिया। आखिरकार असली गेम शुरू होने वाला था। उसका मिशन था फर्स्ट फ्लोर बॉस को हराना और एक रैंडम स्टैट बूस्ट पोशन पाना। साथ ही एक हिडन रिवॉर्ड भी था, लेकिन वो क्या है ये किसी को नहीं पता था। चलते हुए उसे टायन से हुई बात याद आई, इजी मोड के शॉपकीपर के बारे में। इजी मोड में मर्चेंट बस पोशंस बेचने वाला साधारण दुकानदार था, लेकिन अलोन मोड में सब कुछ अलग था। टायन ने उसे एक ऐश ब्रेसलेट दिखाया था, एक अल्टीमेट आइटम जो आने वाले डैमेज को आधा कर देता था। उसने वो शॉप से खरीदा था और वहाँ कई गेम ब्रेकिंग आइटम्स थे, बस उसके पास इतना गोल्ड नहीं था कि सब खरीद सके। एमसी सोचने लगा कि अगर वो सब खरीद पाए तो शायद टायन भी उसके सामने न्यूबी लगे। इसी सोच में खोया हुआ वो एक दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और अंदर एक अजीब एनपीसी मिला, लॉस्ट किंग। हमारे लड़के ने उसे ग्रीट किया और किंग ने कहा कि अच्छा है, वो अभी पूरी तरह पागल नहीं हुआ। अपना परिचय देने के बाद एमसी ने दुकान में चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी काम का सामान दिखाई नहीं दिया।
वजह ये थी कि लॉस्ट किंग को अपने खजाने दिखाने का कोई इरादा ही नहीं था। उसने कहा कि अगर वो उन्हें बाहर रख दे तो पूरा फर्स्ट फ्लोर उन्हीं से भर जाएगा। एमसी को समझ नहीं आया कि अगर वो कुछ बेचना ही नहीं चाहता तो यहाँ बैठा क्यों है। ये सुनकर लॉस्ट किंग गुस्से से फट पड़ा। वो चिल्लाने लगा कि कुछ लोगों ने उसका किंगडम छीन लिया और उसे इस हालत में छोड़ दिया। ये जवाब एमसी ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन कम से कम अब उसे पता चल गया कि इस आदमी के अपने इश्यूज हैं। फिर भी पूरी तरह अनरीजनेबल भी नहीं था। उसने नीचे जाने वाले एक रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा, अगर एमसी अंदर जाकर जिंदा लौट आया तो वो अपना फैसला बदल सकता है। एमसी ने दोबारा पूछा कि बस यही शर्त है। लॉस्ट किंग को उसका एटीट्यूड अजीब लगा, लेकिन उसने हाँ कह दी। पूरी लैब्रिंथ क्लियर करने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा सर्वाइवल टेस्ट। ये सुनकर एमसी आगे बढ़ गया, जबकि लॉस्ट किंग को पूरा यकीन था कि वो वापस नहीं आएगा। आगे का रास्ता बिल्कुल इजी मोड जैसा दिख रहा था और एमसी जानता था कि इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सेफ नहीं है। तभी एक आवाज आई और एक बड़ा सा रैट सामने आ गया जो सीधे उस पर झपटा। एमसी ने तुरंत पहचान लिया, इजी मोड का 5th फ्लोर बॉस यहाँ सिर्फ एक सामान्य मिनियन था। रैट उसके पैरों पर झपटा। एमसी को याद था कि इसकी डिफेंस कमजोर होती है, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि लड़ाई नाइटमेयर बन जाती है। इजी मोड में प्लेयर्स की पूरी टीम मिलकर इसे थकाती थी, लेकिन अब वो अकेला था। उसके स्टैट्स भी बेकार थे और सच कहें तो पूरी सिचुएशन ही अनफेयर थी। टायन ने भी इसे देखकर भाग जाना बेहतर समझा था, लेकिन एमसी लैब्रिंथ के रिवॉर्ड सिस्टम को समझ चुका था। ये सिस्टम चाहता था कि प्लेयर्स वो करें जो दूसरे नहीं कर सकते, कुछ अब्सर्डली मुश्किल हासिल करें और फिर रिवॉर्ड मिलेगा। एमसी ने तलवार चलाई, लेकिन रैट इतनी तेज था कि उसने आसानी से डॉज कर लिया। अगले ही पल वो झपटा और एमसी की बाह में दांत गड़ा दिए। एमसी ने उसे तलवार से झटक कर दूर फेंका और तय किया कि अगर वो उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसे दिमाग से हराना होगा। उसे पता था कि हर जीव की तरह इस रैट के भी पैटर्न्स हैं। उसके पैर की मांसपेशियां सिकुड़ती थीं, छाती फूलती थी। ये अटैक के साफ संकेत थे। एमसी ने उसकी चाल भांप ली और पहले वार कर दिया। सिस्टम ने अपडेट दिया कि उसने रैट को ओवरवेल्म कर दिया है और उसकी थ्रेट सेंसिंग एबिलिटी कम हो गई है, यानी अब उसका छोटा सा दिमाग और भी बेकार हो गया था। एमसी ने अंदाजा लगाया कि क्योंकि रैट ऊंचा नहीं कूद सकता, इसलिए अगला वार शायद उसकी फोरआर्म पर होगा और वो पहले से तैयार हो गया। जैसा उसने अंदाजा लगाया था ठीक वैसा ही हुआ। रैट उसकी बाह पर झपटा और हमारे हीरो ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार उसके शरीर के आर पार घोंप दी। एक ही वार में लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई के बाद उसने रैट का मांस उठाया और लॉस्ट किंग के पास वापस चल पड़ा, ये देखने के लिए कि अब उसके लिए कौन सी अजीब चीज इंतजार कर रही है। उसी समय कम्युनिटी बोर्ड पर कैंग जुन ह्युक शॉपकीपर को लेकर गुस्से में भड़ास निकाल रहा था और तयोन भी उतनी ही परेशान थी। दूसरी तरफ जब एमसी जिंदा वापस लौटा तो लॉस्ट किंग हैरानी से उसे देखता रह गया, लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब हमारे हीरो ने उसके सामने फ्रेश बिग रैट मीट रखा। ये सिर्फ साधारण मांस नहीं था, बल्कि हाई क्वालिटी टेक्निकली एडिबल मीट था। साथ में बिग रैट हाइड भी था, मोटा और गर्म। लॉस्ट किंग को समझने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि ज्यादातर लोग बिग रैट को देखते ही भाग जाते हैं, मगर यहाँ एक लड़का जीतकर खड़ा था। सामान को ध्यान से जांचने और ये कंफर्म करने के बाद कि सब असली और बेहतरीन है, लॉस्ट किंग ने आखिरकार अपनी शॉप खोलने की बात मान ली। एमसी ने तुरंत एक मैसिव टावर शील्ड मांगा, क्योंकि इससे बिग रैट से निपटना आसान हो जाता। लॉस्ट किंग ने दीवार में छिपा एक सुनहरा दरवाजा खोला और वहां से भारी टावर शील्ड निकाल लाया। एमसी को यकीन नहीं हुआ। इजी मोड में फ्लोर 7 से पहले ऐसा आइटम मिलना अनहर्ड ऑफ था, लेकिन उसके पास कीमत का सिर्फ आधा हिस्सा था, इसलिए उसने सोचा कि और बिग रैट्स मारकर वापस आएगा। तभी लॉस्ट किंग ने शील्ड उसे मुफ्त में दे दिया और बिना रुके पोशंस, ज्वेलरी, डैगर और कई गियर उसकी तरफ फेंकने लगा। एमसी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये सब ठीक उल्टा था जो टायन ने शॉपकीपर के बारे में बताया था। लॉस्ट किंग ने बस इतना कहा कि वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। एमसी ने फ्री लूट पर सवाल नहीं किया, लेकिन पोशंस अभी नहीं खरीदे। वो रेयर थे और ऊंचे फ्लोर्स पर ज्यादा काम आते। उसने ज्यादा प्रैक्टिकल चीज चुनी, बो और एरोस। बिग रैट हाइड बेचकर उसने बो और कुछ एरोस खरीद ली। जाने से पहले लॉस्ट किंग ने एक टिप दी, गेस्ट फ्लोर पर स्प्रिंग ऑफ लाइफ है, जहां वो जितनी बार चाहे अपनी पावर रिकवर कर सकता है। आगे बढ़ते हुए एमसी सोचता रहा कि शॉपकीपर का एटीट्यूड अचानक क्यों बदला। शायद फर्क अप्रोच का था। टायन भाग गई थी और वो जीत कर लौटा था। तभी एक और बिग रैट सामने आ गया।
उसने उसे आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में सवाल घूमते रहे। सबसे बड़ा सवाल था उसकी सोल अटैक स्किल। पहली बिग रैट को मारने पर उसे ऐसी एबिलिटीज मिली थीं जो इजी मोड में आमतौर पर फ्लोर 20 या 40 पर मिलती थीं, और उनमें एक सोल स्किल थी जिसकी प्रोफिशिएंसी सीधी 100% थी। सिस्टम के अनुसार उसकी सोल ने किसी हायर रेल्म की झलक देखी थी, और अब हर जीत के साथ वो अपने ओपोनेंट की शक्ति अब्सॉर्ब करेगा। यही स्किल उसे पिछली जिंदगी में मरने से ठीक पहले मिली थी, लेकिन तब लैब्रिंथ से बाहर निकलते ही सील हो गई थी। अब ये पूरी तरह एक्टिव थी और समय पीछे मुड़ने के बाद भी उसके साथ बनी रही। रहस्य बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसका लक्ष्य साफ था, सबसे ताकतवर प्लेयर बनना। मैप देखते हुए वो स्प्रिंग ऑफ लाइफ की ओर बढ़ने लगा। रास्ता इतना लंबा था कि उसे शक होने लगा कि कहीं उसे धोखा तो नहीं दिया गया। वो सोच ही रहा था कि और कितना चलना पड़ेगा, तभी उसके आसपास सरसराहट की आवाज गूंजी। उसने मुड़कर देखा और अंधेरे में चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। एक बिग रैट नहीं, दो भी नहीं, बल्कि पूरा झुंड। हमारा हीरो धुंधली रोशनी वाले लैबिरिंथ में खड़ा था, चारों तरफ बिग रैट्स से घिरा हुआ। इतने छोटे दिमाग होने के बावजूद बिग रैट्स समझ रहे थे कि संख्या के बल पर उनका पलड़ा भारी है। फिर भी उनकी हरकतों में झिझक थी, शायद थोड़ा डर भी। हमारे हीरो ने पूरी शांति बनाए रखी। वो जानता था कि जरा सी लापरवाही कई प्लेयर्स को शर्मनाक मौत दे चुकी है। तभी पीछे से दो और रैट्स झपटे, लेकिन बढ़े हुए स्टैट्स की वजह से उसने आसानी से उन्हें पीछे धकेल दिया। जैसे ही उसने उन्हें मारा, उसका लेवल बढ़ गया। आखिरी रैट का हौसला टूट गया। हमारे लड़के ने उसे उकसाया, और जैसे ही वो झपटा, उसने शील्ड से उसे पटक दिया। लड़ाई खत्म होते ही एमसी लैबिरिंथ के रेस्टिंग एरिया में पहुंचा, एक सेफ जोन जहां कोई मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकता था। वहां का शांत माहौल किसी को भी बेफिक्र बना सकता था, लेकिन हमारा हीरो इतना भोला नहीं था। बीच में स्प्रिंग ऑफ लाइफ चमक रहा था, और सबसे पहले पहुंचने पर सिस्टम ने उसे इंटेलिजेंस और माना बूस्ट दिया। उसने पानी पिया और तुरंत तरोताजा महसूस किया, लेकिन मानसिक थकान अभी भी बाकी थी, और उसे पता था कि उसके लिए आराम जरूरी है। अगली सुबह उसने कम्युनिटी बोर्ड चेक किया। अलोन मोड के प्लेयर्स कंग जुनुक, नाजायन और लियांग इस बात पर बहस कर रहे थे कि लैबिरिंथ में जाएं या डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार करें। वहीं नॉर्मल मोड का कैंग डोंगजुन मॉन्स्टर इन्फो और टीम ढूंढ रहा था। अलोन प्लेयर्स बोर्ड पर सबसे ज्यादा लिख रहे थे, क्योंकि यही उनकी सोशल इंटरेक्शन की सबसे करीब चीज थी। एमसी मुस्कुराया जब उसने तायन की पोस्ट देखी, जिसे सब नंबर 1 प्लेयर कहते थे, और वो मदद मांग रही थी। फिर उसे उसकी स्टेटस विंडो याद आई, जिसमें फियर का संकेत था। शायद इतनी ताकत के बाद भी वो अंदर से कभी बहादुर नहीं बन पाई। एमसी ने खुद भी एक पोस्ट डाली, फर्स्ट फ्लोर ट्यूटोरियल के बारे में एक साफ और काम की एक्सप्लेनेशन। जैसा उसने सोचा था, अलोन मोड प्लेयर्स हैरान रह गए कि कोई अनजान आदमी सर्वाइवल टिप्स बांट रहा है। एमसी जानता था कि शायद वो उस पर तुरंत भरोसा नहीं करेंगे, और अगर कर भी लें तो सिर्फ गाइड पढ़कर लैबिरिंथ सर्वाइव नहीं होता। उसकी पिछली जिंदगी में 1000 प्लेयर्स में से सिर्फ टाइयोन ही जिंदा बाहर निकली थी। उसने ध्यान हटाया और रैट मीट का एक टुकड़ा निकाला। सिस्टम ने उसे एडिबल बताया, लेकिन जैसे ही उसने एक कौर लिया, उसे पछतावा हो गया। उसे फूड पॉइजनिंग हो गया। स्टैट्स 2 दिन तक कम होने वाले थे, और अगर रिकवरी पोशन या पावर पोशन न लिया तो मौत तय थी। ज्यादातर प्लेयर्स एक बार में सबक सीख लेते, लेकिन हमारा हीरो अलग था। उसने स्प्रिंग का पानी पिया और पॉइजनिंग तुरंत खत्म हो गई। फिर दूसरा कौर लिया। इस बार कुछ नहीं हुआ। लैबिरिंथ में खाना कम था और इमरजेंसी रेशंस भी रेयर थे, इसलिए मॉन्स्टर्स खाना ही पड़ता था। उसने फिर कोशिश की, फिर पॉइजनिंग हुआ, और फिर स्प्रिंग से ठीक हो गया। आखिरकार सिस्टम ने हार मान ली और उसे डिजीज रेजिस्टेंस दे दिया, जिससे वो हमेशा के लिए फूड रिलेटेड इलनेसेस से इम्यून हो गया। अब वो संतुष्ट था और अगला एक्सपेरिमेंट करने लगा। वो स्प्रिंग में उतरा, पानी के अंदर चेहरा डुबोकर सांस रोक ली। फेफड़ों में दर्द होने लगा, लेकिन वो जिद से टिका रहा। जब आखिरकार ऊपर आया, सिस्टम ने उसे 2 नई स्किल्स दी, एपनोया, जिससे वो दुगनी देर तक सांस रोक सकता था, और डेथ लाइन, जो आने वाले खतरे का इंस्टिंक्ट देता था। अजीब बात यह थी कि डेथ लाइन की प्रोफिशिएंसी पहले से 50% से ऊपर थी। उसकी बाकी सारी स्किल्स लेवल 1 से शुरू हुई थीं, इसलिए ये उसे समझ नहीं आया, खासकर क्योंकि यही लेवल उसके पास टाइम रिवर्स से पहले भी था। शायद ये टाइम और माइंड बेस्ड एबिलिटीज के बीच कोई रहस्यमय संबंध था, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। हमारा हीरो मीनवाइल अपनी नई एपनोया स्किल की ट्रेनिंग में लगा हुआ था। बार बार सांस रोककर अपनी लिमिट्स बढ़ा रहा था। स्किल्स के भी कॉम्बोज होते थे, और सही समय पर सही मूव्स करने से और भी ताकतवर एबिलिटीज अनलॉक हो सकती थीं। हमारा हीरो सांस रोककर अटैक करने की प्रैक्टिस करने लगा, और उसने अपनी एपनिया स्टेट की ड्यूरेशन दुगनी कर ली, लेकिन शर्त ये थी कि उसे बिल्कुल स्थिर रहना पड़ता। लगातार प्रैक्टिस के बाद जब वो आखिरकार रुका, सिस्टम ने उसे एक स्पेशल एपनिया अटैक दे दिया। अब उसके पास 10 से ज्यादा स्किल्स थीं, और वो खुद को एक स्किल्ड प्लेयर मानने लगा। संतुष्ट होकर उसने अपनी तलवार को देखा। जैसे उसने पहले बिग रैट्स की मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करके उन्हें पकड़ा था, वैसे ही उसने समझा कि इंसानों के भी प्रेडिक्टेबल रिदम्स होते हैं। एपनिया अटैक के साथ वो उन रिदम्स को
बिगाड़ सकता था जो लैब्रिंथ में बहुत काम आने वाला था। उसने स्टेटस विंडो देखी और मुस्कुराया। उसकी डेक्सटेरिटी पहले फ्लोर क्लियर करते वक्त टायन से भी आगे निकल चुकी थी। अब उसने तय किया कि मेन स्किल बनाने का समय आ गया है और वो रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकल गया। मेन स्किल्स बहुत खास होती थीं। एक मेन स्किल 10 बेसिक स्किल्स से ज्यादा कीमती हो सकती थी या गॉड टियर एबिलिटीज दे सकती थी, जैसे अटैक पावर मल्टीप्लाई करना, हिडन एलिमेंट्स देखना, डैमेज इरेज करना या टाइम रोक देना। लेकिन सिस्टम इन्हें मुफ्त में देने वाला नहीं था। उदाहरण के लिए कंप्लीट स्काउट तभी अनलॉक होती थी जब इनसाइट स्किल को कई बार इवॉल्व किया जाए। हमारा हीरो सोचने लगा कि क्या इस फ्लोर पर मेन स्किल मिल सकती है, वो भी बिना अपनी सोल बेचे। लेकिन उससे पहले एक और बिग रैट से निपटना था। उसने शील्ड घुमाया, लेकिन रैट ने उसके पैर पर काट लिया। रैट को लगा कि वो जीत रहा है, जबकि सच ये था कि एमसी जानबूझकर खुद को हिट होने दे रहा था। उसने थोड़ा सहा ताकि सिस्टम की पिटी मैकेनिक ट्रिगर हो सके, फिर शील्ड से काउंटर अटैक किया और रैट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम ने उसकी डेथ लाइन और कोल्ड हार्टेडनेस प्रोफिशिएंसी बढ़ा दी। रैट फिर झपटा और इस बार उसने सही तरीके से ब्लॉक किया, जिससे एक नई डिफेंसिव एबिलिटी अनलॉक हुई। लेकिन वो स्किल उसकी चाहत नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ कम डैमेज वाले अटैक्स को इग्नोर करती थी। उसे जो चाहिए था वो होल्ड ऑन स्किल थी, एक ऐसी एबिलिटी जो फेटल अटैक को नलिफाई कर देती थी और थोड़ी देर के लिए इनविंसिबिलिटी देती थी। पिछली जिंदगी में ये स्किल सिर्फ उसे ही मिली थी और जुंगुन और तायोन दोनों हैरान रह गए थे। लैब्रिंथ के नियम के अनुसार स्किल्स 3 तरीकों से मिल सकती थीं, किसी और से बोरो करके, ऐसा कुछ करके जो किसी ने न किया हो, या क्लेवर होने पर कॉपी करके। उसे याद आया कि उसने अपनी स्किल सांस रोककर सीखी थी और एपनिया अटैक उस स्टेट में बार बार सोर्ड स्विंग करके। उसी लॉजिक को अपनाते हुए उसने रैट को बार बार फेटल अटैक्स करने दिए और हर बार ब्लॉक करता रहा। ऐसा लगा जैसे ये नियर डेथ अनुभव कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आखिरकार सिस्टम ने उसे होल्ड ऑन स्किल दे दी। हमारे लड़के ने राहत की सांस ली। उसे याद आया कि जुंग और तायोन ने उसकी ट्रेनिंग मेथड सुनकर सोचा था कि वो पागल हो गया है, लेकिन लैब्रिंथ में या तो जान जोखिम में डालो या कमजोर रहकर मर जाओ। वो वापस रेस्टिंग रूम में गया, स्प्रिंग का पानी पिया और सिस्टम नोटिफिकेशंस देखने लगा। हैरानी की बात नहीं थी कि और भी स्किल्स मिल चुकी थीं। इस वक्त तक वो करीब 200 स्किल्स जमा कर चुका था। तभी अचानक कोई उसके सामने आ गया। एमसी तुरंत सतर्क हो गया। वो कोई प्लेयर नहीं था, बल्कि एक एनपीसी था, और अगर अफवाहें सच थीं तो अलोन मोड के एनपीसी सीधे सीधे पागल होते थे। उसे हल्का सा याद आया कि टायोन ने किसी पुराने नाइट का जिक्र किया था, शायद कोई होली टेम्पलर। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ याद कर पाता, वह आदमी अचानक उसकी तरफ दौड़ा और मुक्का मार दिया। सिस्टम ने बताया कि ओल्ड नाइट अनिसार ने नॉन फेटल अटैक एक्टिवेट किया है और एमसी अचानक हुए इस हमले से हक्का बक्का रह गया। डेथलाइन स्किल ने तुरंत चेतावनी दी कि वो मौत के करीब है। आइंसार का मुक्का बिजली की तरह उसकी तरफ आया। उसने घबराकर शील्ड उठा लिया और किसी तरह उसे टूटने से बचाया। वो गहरी सांस लेकर खड़ा रहने की कोशिश करता रहा, हर ताकत लगाकर खुद को जमीन पर गिरने से बचाता रहा। और तभी अचानक, बिना किसी चेतावनी के, उसके भीतर एक अनजानी पहाड़ जैसी भारी शक्ति उमड़ पड़ी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत बढ़ रही है, ठीक उसी वक्त जब अगला मुक्का आने वाला था। जैसे ही उसने डॉज करने के लिए शील्ड छोड़ा, उसे एक स्पेशल स्किल मिली, डिफ्लेक्ट। लेकिन उनकी ताकत के अंतर को देखते हुए उस पंच को पूरी तरह डॉज करना सपना ही था। मुक्का लगा और वो दीवार से जा टकराया, जो टूट गई। आइंसार को उम्मीद थी कि वो बुरी तरह घायल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे हीरो ने सही समय पर डैमेज नलिफाई कर दिया था। फिर भी वो खांसते हुए उठा और मन ही मन सोचा कि अलोन मोड सच में मॉन्स्टर्स का मेला है। आइंसार अब हैरान था, बल्कि थोड़ा इम्प्रेस्ड भी। एक पल में हमारे लड़के ने न सिर्फ उसका हमला रोका, बल्कि शील्ड छोड़कर उसके लिए सिचुएशन और खराब कर दी थी। अब आइंसार को समझ आ गया कि ये कोई आसान टारगेट नहीं है। फिर भी उसने साफ किया कि वो उसे मारने नहीं आया था, वो तो बस एक फ्रेंडली नॉन फेटल हिट से टेस्ट करना चाहता था। उसके मुताबिक अगर वो पूरी ताकत भी लगाता तो भी शायद एमसी अपनी डिफेंसिव स्किल्स से बच जाता। आइंसार ने उसे उठाया और हमारे हीरो ने स्थिति को समझने की कोशिश की। वो जानता था कि अलोन मोड के एनपीसी सेल्फ अवेयर होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में जानना उसके लिए भी सरप्राइजिंग था। दोनों ने अपना परिचय दिया, लेकिन एमसी अब भी थोड़ा सतर्क था। उसे टायन की कहानी याद थी, जब आइंसार ने उस पर अचानक हमला किया था और वो डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाई थी। आइंसार ने उसे कावर्ड कहकर छोड़ दिया था और फिर कभी नहीं मिला। इसलिए एमसी को यहाँ दोस्ताना व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहा था कि आइंसार ने हमला क्यों किया और क्या उसे कमजोरों को परेशान करने का शौक है। लेकिन आइंसार ने खुद ही बात साफ कर दी। उसने कहा कि एक होली टेम्पलर होने के नाते वो कभी कमजोरों पर अत्याचार नहीं करेगा। हमला सिर्फ एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि एमसी रिकॉग्निशन के लायक है या नहीं।
अब एमसी समझ गया कि वो टेस्ट पास कर चुका है। फिर उसने पूछा कि आइंसार किस गॉड की पूजा करता है। लैबिरिंथ के गॉड्स के बारे में वो टायन की बातों से थोड़ा बहुत जानता था। आइंसार गर्व से लाविनोफ का नाम लेने लगा, लव की गॉडेस, जो लोगों को उनके प्रियजनों से जोड़ती है। उसके लिए वो सबसे अद्भुत देवी थी, लेकिन उसकी दुनिया नष्ट होने के बाद से वो उसे ढूंढ रहा था और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है। एमसी को सच्चाई पता थी और वो सुखद नहीं थी। पिछली जिंदगी में टायोन ने लाविनोफ को ढूंढा था, लेकिन वो टुकड़ों में बंटी मिली थी। एमसी एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि क्या उसे ये सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ तय कर पाता, आइंसार ने पूछा कि क्या वो जल्दी में है लैब्रिंथ में आगे बढ़ने के लिए। एमसी ने कहा कि उसे कोई जल्दी नहीं है। उसका लक्ष्य सिर्फ लैब्रिंथ क्लियर करना नहीं, बल्कि सीखना, मजबूत बनना और रास्ते में हर फायदा उठाना था। आइंसार, जो अब भी उसे मारने के लिए थोड़ा गिल्टी महसूस कर रहा था, ने लाविनोफ की एबिलिटीज सिखाने की पेशकश की। एमसी ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि ऐसा मौका कोई नहीं छोड़ता। फिर भी उसने पूछ लिया कि बदले में क्या चाहिए। आइंसार ने कहा कि ये सिर्फ उसकी रिपेंटेंस है। एमसी ने मजाक में कहा कि रिपेंटेंस हमला करने से पहले भी शुरू हो सकती थी, लेकिन आइंसार ने बात टाल दी। उसके अनुसार अगर एमसी वर्थी नहीं होता तो वो पहले ही उसे अपमानित करके चला जाता। आइंसार ने स्किल दिखाने के लिए उसे आदेश दिया कि वो शील्ड से उस पर हमला करे। लैबिरिंथ में हथियार सिर्फ टूल्स नहीं, बल्कि पावर अनलॉक करने की चाबियां थे। तलवार का वार, शील्ड की टक्कर या भाले की थ्रस्ट शुरुआत में साधारण लगती थी, लेकिन अभ्यास से यही मूव्स घातक बन जाते थे। जब कई मास्टर्ड स्किल्स एक साथ मिलती थीं, तो उन्हें वेपन टेक्निक कहा जाता था, एक ऐसी ताकत जो लगभग अनस्टॉपेबल हो सकती थी। आइंसार इस टेक्निक को सिखाने के लिए उत्साहित था, जैसे वो कोई अनमोल खजाना बांट रहा हो। लेकिन एमसी उतना प्रभावित नहीं हुआ। उसकी नज़र में ये सब उतना खास नहीं था, और सच कहें तो उसके अनुभव को देखते हुए ये समझना मुश्किल भी नहीं था। बेसिक वेपन स्किल्स को मिलाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बस सिस्टम में हल्का सा ग्लिच जैसा महसूस होता था। जब आइंसार ने उससे इसके बारे में पूछा, तो हमारे हीरो ने कहा कि उसकी एक्स्ट्रा अटैक पावर सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ाती है और बेसिक अटैक के साथ मिलाकर कुल डैमेज 4 ही बनता है। आइंसार ने उसे खुद पर अटैक करने को कहा और टारगेट लॉक एक्टिवेट कर लिया ताकि डैमेज अब्सॉर्ब कर सके। एमसी ने बिना झिझक शील्ड सीधे उसके सिर पर दे मारा और आइंसार को इतनी जोरदार चोट की उम्मीद नहीं थी। दर्द से कराहते हुए आइंसार ने कहा कि इस बार पंच से कोशिश करे, सिर पर दोबारा वार नहीं चाहिए था। हमारे हीरो ने उसके सीने पर मुक्का मारा और हैरानी की बात यह थी कि डैमेज बहुत कम हुआ। तब एमसी को समझ आया कि अलग अलग हथियार अलग डैमेज देते हैं। आइंसार ने समझाया कि एडवेंचरर्स आमतौर पर एक ही हथियार इस्तेमाल करते हैं ताकि सिस्टम गड़बड़ न हो। उसने उदाहरण दिया, अगर गॉन्टलेट में 50 अटैक पावर है और सोर्ड में सिर्फ 20, तो सोर्ड से हमला करने पर डैमेज सिर्फ 20 ही होगा। अगर ऐसा न होता तो एडवेंचरर्स छोटे मोटे आर्मी जितने हथियार लेकर घूमते। एमसी ने सहमति जताई, लेकिन आइंसार की सोच अलग थी। उसके अनुसार असली लड़ाई में पूरा शरीर हथियार होना चाहिए, सिर्फ तलवार या शील्ड नहीं। सालों की रिसर्च के बाद उसने ईलोसी वेपन टेक्निक बनाई थी, जो किसी भी हथियार और गियर की अटैक पावर को जोड़कर यूजर को चलता फिरता पावर हाउस बना देती थी। ये सिर्फ हथियारों पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर काम करती थी। अब एमसी को इसकी असली कीमत समझ आई। जो पुराने बेकार गियर थे, वो भी अब खजाने बन सकते थे। आइंसार ने ये स्किल उसे ट्रांसफर कर दी। एमसी को ऐसा लगा जैसे दिमाग में कोई नई फाइल डाउनलोड हो रही हो, लेकिन रुकी होने के कारण शुरुआत में पावर लॉस हो सकता था। आइंसार ने उसे एक फेडेड रिंग भी दी, जिसे वो पहले कचरा समझकर फेंक देता, लेकिन अब वो भी वैल्यूएबल लग रही थी। फिर आइंसार ने स्पारिंग का सुझाव दिया ताकि एमसी अपनी नई स्किल टेस्ट कर सके। एमसी ने टावर शील्ड समन किया। लैब्रिंथ में हर मूव मायने रखता था और बेकार दिखने वाले कमरे भी सीक्रेट्स छिपाए रखते थे। हमारे हीरो के लिए शील्ड से ब्लॉक करना सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि स्किल प्रोफिशिएंसी बढ़ाने का मौका था। हर ब्लॉक के साथ उसकी स्किल बेहतर होती गई। 2 दिन बाद, थका हुआ लेकिन गर्व से भरा, उसे एक नई स्किल मिली, कंटिन्यूड कॉम्बैट। पिछली जिंदगी में इसी एबिलिटी की वजह से वो एस रैंक मॉन्स्टर से कई दिन तक लड़ पाया था। ये स्किल आमतौर पर दूसरे प्लेयर्स से लड़कर ही मिलती थी, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे अकेले हासिल कर पाएगा। आइंसार उसके इंस्टिंक्ट्स और प्रोग्रेस से प्रभावित था, लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी। ELOC टेक्निक हर किसी को नहीं सिखाई जा सकती। अगर एमसी किसी अयोग्य व्यक्ति को ये सिखाएगा, तो आइंसार उसे ढूंढकर मार देगा। विदा लेने से पहले उसने एक और अनुरोध किया, अगर लाविनोफ के बारे में कोई जानकारी मिले तो उसे जरूर बताए। एमसी असमंजस में पड़ गया। उसे सच्चाई पता थी, पिछली जिंदगी में गॉडेस की हालत बहुत बुरी थी और शायद अब वो जिंदा भी न हो। अगर चमत्कार से जिंदा हो भी, तो हो सकता है कोई उसे पहले ही खत्म कर चुका हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि सच बताए या चुप रहे, लेकिन आखिरकार उसके मुंह से निकल गया कि उसे गॉडेस का ठिकाना पता है। आइंसार को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा कि वो सदियों से लैब्रिंथ में भटक रहा है और उसे कोई सुराग नहीं मिला, और ये लड़का जो अभी शुरुआत में है, दावा कर रहा है कि उसे सब पता है।
एमसी को पहले से पता था कि वो यही प्रतिक्रिया देगा और अब उसके पास एक ही रास्ता था, आइंसार का भरोसा जीतना, वरना वो उसकी बात कभी नहीं मानेगा। एमसी ने आइंसार को बताया कि उसकी दुनिया में ऐसे आइटम्स होते हैं जो लैब्रिंथ की जानकारी देते हैं। आइंसार को ये सब बकवास लगा। बिना मैप वाले लैब्रिंथ में अचानक खास लोगों के लिए मैप होना उसे मजाक जैसा लगा। तब एमसी ने समझाया कि सामान्य मैप्स नहीं होते, लेकिन यूनिक एंटिटीज के लिए खास जानकारी देने वाले आइटम्स होते हैं, जैसे एक मैजिकल फ्लूट जो गॉड्स को बुला सकती है। उसके परिवार ने ऐसे आइटम्स पर रिसर्च की थी, इसलिए वो गॉड्स की लोकेशंस पहले से जानता था। उसे टायोन के साथ हुई बातचीत याद आई जब उसने 89th फ्लोर से मिले कुछ आइटम्स दिखाए थे। उस समय एमसी ने उन्हें बेकार समझा था, लेकिन अब उसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसने लविनॉफ की लोकेशन बताई, 78th फ्लोर, लाइब्रेरी के 24th सीक्रेट रूम में। आइंसर ने कभी उस जगह की जांच नहीं की थी। भावनाओं से भरकर उसने एमसी को पकड़ लिया और नाटकीय अंदाज में उसका धन्यवाद किया। उसने वादा किया कि वो तैयारी करके वहां जाएगा और खुद देखेगा कि गॉडेस सच में वहां है या नहीं। जाने से पहले उसने एमसी को रीपे करने के लिए एक कॉपर रिंग दी। एमसी ने रिंग पहनी और आइंसार को जाते हुए देखा, जो गॉडेस का नाम पुकारता हुआ गायब हो गया। हमारे हीरो ने सोचा कि क्या वो सच में उसे ढूंढ पाएगा, और अगर ढूंढ भी लिया तो क्या वो जिंदा होगी। अब एमसी आगे बढ़ा। उसकी बढ़ी हुई डेक्सटेरिटी की वजह से बिग रैट्स पकड़ना आसान हो गया था। उसने समझ लिया कि अब इस फ्लोर पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। अगर उसे मजबूत बनना है तो ऊपर जाना होगा। लेकिन सेकंड फ्लोर पर जाने से पहले एक जरूरी काम बाकी था, सीक्रेट रूम्स। लैब्रिंथ के हर फ्लोर पर कम से कम एक सीक्रेट रूम होता था, जिनमें मैजिक स्टाफ्स, लेविटेशन रिंग्स, परमानेंट स्टैट पोशंस जैसे रिवॉर्ड्स मिलते थे। इजी मोड में इन कमरों के लिए भयंकर कंपटीशन होता था, इसलिए एमसी अक्सर उन्हें छोड़ देता था। वो स्किल से ज्यादा लक पर निर्भर थे, लेकिन अब वो अकेला था और सारे रिवॉर्ड्स उसके लिए थे। लैब्रिंथ मोड के हिसाब से बदलता था, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर वही रहती थी। इसका मतलब सीक्रेट रूम अपनी जगह पर ही होना चाहिए। वो एक कमरे में दाखिल हुआ, छोटा सा कमरा, एक दरवाजा और खाली दीवारें। ज्यादातर प्लेयर्स इसे बेकार समझकर छोड़ देते थे, लेकिन एमसी ने दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। हर ईंट एक जैसी दिख रही थी, इसीलिए उसने उन्हें थपथपाकर जांचना शुरू किया, फिर एक एक करके निकालने लगा। पिछली जिंदगी में एक कमरे में हफ्ते भर भूखे रहने जैसे हालात झेलने के बाद ये काम उसे रोमांचक लग रहा था। उसकी इनसाइट प्रोफिशिएंसी बढ़ती गई और आखिरकार उसने हिडन रूम ढूंढ लिया। उसे एडवेंचरर का टाइटल और इंटेलिजेंस बूस्ट मिला। अंदर एक ट्रेजर बॉक्स था, लेकिन एमसी इतना मूर्ख नहीं था कि सीधे दौड़ पड़े। उसने पहले सराउंडिंग्स स्कैन की और एक बिग रैट पकड़कर कमरे में फेंक दिया। जैसे ही रैट अंदर गिरा, एक एरो आया और उसे तुरंत भेद गया। अब तैयार होकर वो आगे बढ़ा। दूसरा एरो उसकी तरफ आया, लेकिन इस बार उसने हवा में ही पकड़ लिया। किसी और फर्स्ट फ्लोर प्लेयर के लिए ये मौत होती, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ फ्री एरोज थे। उसने कई एरोज पकड़ लिए, हालांकि ये मुश्किल होता जा रहा था। समस्या ये थी कि एरोज पॉइजन और पैरालिसिस से कोटेड थे। जब उसे काफी एरोज मिल गए तो वो आगे बढ़ा। वो छलांग लगाकर आगे बढ़ा। वो चाहे तो टावर शील्ड लेकर आराम से आगे बढ़ सकता था, लेकिन लैबिरिंथ में परफेक्शन जरूरी थी। उसने मार्शल आर्टिस्ट की तरह किक से एरोज तोड़े, कुछ हाथों से कुचले और पत्थर की टाइल्स पर कूदता रहा। फिर आया ब्रिक नंबर 9। अचानक चारों तरफ से 9 एरोज उसकी ओर आए। उसने अपनी एक्टिवेट की और अपनी विजन तेज की। सबको डॉज करना मुश्किल था, इसलिए उसने सेंसेस को और बढ़ाया और सेंस ऑगमेंटेशन स्किल अनलॉक कर ली। उसने कुछ एरोज तोड़े, कुछ डिफ्लेक्ट किए, लेकिन फिर भी कुछ चोटें लग गईं। फिर आखिरी ट्रैप एक्टिवेट हुआ। पैटर्न के हिसाब से 10 एरोज आने चाहिए थे, लेकिन लैबिरिंथ कभी फेयर नहीं होता। इस बार 15 एरोज उसकी तरफ उड़ते हुए आए। उसे समझने का भी वक्त नहीं मिला कि ये कितना अनफेयर है। तभी उसे एहसास हुआ कि सारे एरोज ब्लॉक करना नामुमकिन है। इतने एरोज एक साथ आ रहे थे, इसीलिए उसने अंदाजा लगाया कि कुछ पाथ्स आपस में टकराएंगे। वो प्रोजेक्टाइल्स के बीच से निकलने लगा, लेकिन कुछ एरोज फिर भी लग गए। तीर उसके शरीर में धंस गए, खून बहने लगा और तेज दर्द उठा। ऐसा दर्द जो इंसान को अपनी जिंदगी के फैसलों पर सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन उसी दर्द के बीच उसने एक नई स्किल अनलॉक की, पेन रिडक्शन। अब असहनीय दर्द थोड़ा कम असहनीय लग रहा था। अगर वो पहले इससे भी बुरा दर्द न झेल चुका होता तो शायद बेहोश हो जाता। वो और हिट्स लेकर और स्किल्स अनलॉक कर सकता था, लेकिन उसने इस लड़ाई को सेल्फ टॉर्चर बनाने से मना कर दिया। उसने ट्रेजर चेस्ट खोला। अंदर एक फ्लेम स्टाफ था, बिगिनर विजर्ड का मशहूर हथियार जो फायरबॉल्स कास्ट कर सकता था। शुरुआती मैजिक आइटम्स में ये सच में वैल्यूएबल था। उसे याद आया कि टयोन ने सीक्रेट रूम्स मुश्किल से ही क्लियर किए थे, इसलिए शायद उसे अच्छे आइटम और सजावटी पत्थर में फर्क भी न पता हो। अगर अलोन मोड में यही स्टैंडर्ड रिवॉर्ड था तो दुनिया में थोड़ी बहुत इंसाफ अभी बाकी थी। सीक्रेट रूम से बाहर निकलते ही उसे बिग रैट्स का झुंड मिला। उसने सिर्फ एक हाथ से उन्हें काट डाला। स्टैट्स का फर्क अब लगभग शर्मनाक हो चुका था।
सिस्टम ने उसे एक और स्किल दी, अनफॉल्टरिंग रिजॉल्व। रेस्टिंग एरिया पहुंचकर उसने स्प्रिंग का पानी पिया और ऐसा ताज़ा महसूस किया जैसे अभी गहरी नींद लेकर उठा हो। अब उसने अपनी नई एबिलिटीज देखी। पेन रिडक्शन और सेंस ऑगमेंटेशन अच्छी थी, लेकिन उन्हें और प्रैक्टिस चाहिए थी। अनफॉल्टरिंग रिजॉल्व उससे भी बेहतर थी, क्योंकि ये कुछ समय के लिए इंजरीज को इग्नोर करने देती थी। लेकिन असली प्राइज फ्लेम स्टाफ था। अब सेकंड फ्लोर पर जाने का समय था। लैब्रिंथ का नियम आसान था। स्टेयरकेस तक पहुंचने के लिए बॉस को हराना पड़ता था। उसने उम्मीद की कि लड़ाई उतनी ही आसान होगी जितना लेआउट दिख रहा था, लेकिन ये अलोन मोड था और यहाँ कुछ भी आसान नहीं होता। गेट खुलते ही अंधेरे में एक विशाल आकृति दिखी, जायंट रैट, इस फ्लोर का बॉस। इजी मोड में ये 10th फ्लोर का नाइटमेयर था। एमसी को याद आया कितने प्लेयर्स इसके पंजों से कटकर मरे थे, लेकिन अब वो हैरान भी नहीं हुआ। ये मॉन्स्टर फर्स्ट फ्लोर प्लेयर्स के लिए खौफ था और टायन ये जानती थी, इसलिए उसने लैबिरिंथ के रूल्स का फायदा उठाया। बॉस अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे। उसने कमरे को गैसोलीन से भरकर आग लगा दी थी। वो स्ट्रेटजी शायद जीतने का सबसे आसान तरीका थी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में कोशिश करने वालों में वही अकेली बची थी। लेकिन एमसी जानता था कि लैबिरिंथ ऐसी जीत नहीं चाहता। उसे दर्द, संघर्ष और स्किल का प्रदर्शन चाहिए था, और एमसी मजबूत बनने आया था। उसने स्टाफ समन किया और फायरबॉल चलाया। आग ने जायंट रैट को जला दिया और डैमेज ओवरटाइम शुरू हुआ, लेकिन ये काफी नहीं था। उसने पॉइजन एरोज चलाए, मगर मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। इससे वो रुका नहीं, क्योंकि उसने पहले से प्लान बना रखा था। उसने पैरालाइसिस एरोज चलाए। इस बार मॉन्स्टर जड़ हो गया। या तो कोई वार करे या 10 सेकंड्स बीतें, तब तक हिल नहीं सकता था। एमसी ने मौका नहीं छोड़ा और बार बार पैरालिसिस शॉट्स मारकर उसे पिंड रखा। एक के ऊपर एक स्टेटस इफेक्ट्स चढ़ा दिए। वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, बल्कि मॉन्स्टर को टुकड़ों में तोड़ रहा था। लेकिन उसे पता था कि ये स्ट्रेटेजी हमेशा नहीं चलेगी। जैसे ही मॉन्स्टर की हेल्थ 20% से नीचे जाएगी, वो बर्जर्कर मोड में जाएगा। एमसी को ये नाइटमेयर अच्छी तरह याद था। उस हालत में पैरालिसिस काम नहीं करती, और वही हुआ। अब सीधी लड़ाई थी। उसने टावर शील्ड उठाया और इम्पैक्ट के लिए खुद को तैयार किया। डिफेंस के बावजूद डैमेज हुआ, लेकिन वो पहले से तैयार था। उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी, लेकिन डेक्सटेरिटी उसका असली हथियार थी। उसने शील्ड से रैट की टांगों पर वार किए, उसे असंतुलित किया और उसके काउंटर अटैक्स सहते हुए लड़ता रहा। उसकी स्टैमिना तेजी से खत्म हो रही थी और उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक ये नहीं झेल पाएगा। एमसी ने अपनी तलवार समन की, एपनिया अटैक एक्टिवेट किया और जायंट रैट पर तेज और सटीक वारों की बारिश कर दी। जैसा कि होना ही था, मॉन्स्टर ने पलटवार किया और उसे चोट लगी, क्योंकि ऐसी लड़ाई बिना खून बहाए खत्म नहीं होती। लेकिन हमारा हीरो जानता था कि अब और हिट्स लेना खतरे से खाली नहीं है। उसने काउंटर का इस्तेमाल करते हुए रैट के अपने अटैक्स उसी पर लौटाने शुरू कर दिए और लगातार वार करता रहा, जब तक कि आखिरकार जायंट रैट गिर नहीं गया। लड़ाई खत्म होते ही उसने रिवॉर्ड्स चेक किए। उसकी डेक्सटेरिटी और माना बढ़ गए, लेवल अप हुआ और उसके घाव भी भर गए। रिवॉर्ड में उसे एक रैंडम स्टैट बूस्ट पोशन और बोनस के तौर पर एक डेजिग्नेटेड स्टैट बूस्ट पोशन मिली। दोनों पीते ही उसे अपनी ताकत बढ़ती महसूस हुई। उसे अपनी नई स्किल काउंटर याद आई, जिससे वो दुश्मनों के अटैक्स और ज्यादा ताकत से वापस भेज सकता था। आगे बढ़ने से पहले उसने कम्युनिटी बोर्ड खोला, ये देखने के लिए कि उसके फर्स्ट फ्लोर ट्यूटोरियल पर क्या प्रतिक्रिया आई। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे रोक लिया। बोर्ड पर प्लेयर्स स्प्रिंग ऑफ लाइफ के बारे में उत्साह से बात कर रहे थे और टिप्स शेयर कर रहे थे। ये देखकर उसे अच्छा लगा, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई, जब यही बोर्ड होपलेस मैसेजेस का कब्रिस्तान बन गया था और आखिर में वहां सिर्फ एक नाम बचा था, टून। वही अकेली थी जो उस सन्नाटे में भी लिखती रही थी। अब फिर वही नाम दिखाई दिया और इस बार वो उसके बारे में पूछ रही थी। उधर एमसी फाइटर ग्लव्स कस रहा था, जो उसने लॉस्ट किंग से खरीदे थे, और नीचे जाने की तैयारी कर रहा था। लॉस्ट किंग अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे सिर्फ रैट मीट नहीं, बल्कि हाइड और टीथ भी चाहिए थे, लेकिन एमसी का उन्हें देने का कोई इरादा नहीं था। किंग ने समझ लिया कि वो किसी को ढूंढ रहा है, और इस बार उसका अंदाजा सही था। एमसी हैफरन को ढूंढ रहा था, लैब्रिंथ का ब्लैकस्मिथ। टायन ने कहा था कि उसके बिना वो नीचे के फ्लोर्स तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए उसे ढूंढना जरूरी था। शॉप से निकलकर वो लैब्रिंथ के एंट्रेंस के पास पहुंचा, जहां वीक क्रीचर्स थे जो मुश्किल से लड़ पाते थे। जल्द ही वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, जहां असली चुनौती शुरू होती थी। इस फ्लोर को क्लियर करने पर बिगिनर मना बूस्ट पोशन मिलती थी और एक सीक्रेट रिवॉर्ड भी था, जो अभी रहस्य था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि सिस्टम ने अनरेड नोटिफिकेशंस की बारिश कर दी। झुंझलाकर उसने कम्युनिटी बोर्ड खोला। उसने अपना बाव उठाया और पहला एरो चलाया, जिसने एक गॉब्लिन आर्चर को पैरालिसिस में डाल दिया। बाकी गॉब्लिन्स जो सोर्ड और शील्ड लिए थे, हमला करने दौड़े। हमारे हीरो ने एक को शील्ड से पटक दिया और तलवार से खत्म कर दिया। तभी दो और गॉब्लिन्स कूद पड़े, जिनमें से एक के पास बड़ी सोर्ड थी।
एमसी ने स्टाफ समन किया और फायर ब्लास्ट से पूरे एरिया को जला दिया। धूल बैठने पर उसने बड़ी सोड उठा ली। जंग लगी थी, लेकिन उसकी पुरानी तलवार से थोड़ी बेहतर थी। उसने एक वुडन शील्ड भी उठा लिया और अपग्रेडेड गियर के साथ आगे बढ़ गया। अगले कमरे में रकारातास का ऑल्टर था। सिस्टम ने डिस्कवरी के लिए माना और इंटेलिजेंस बढ़ा दिए। उसे याद आया कि लैब्रिंथ के गॉड्स अलग अलग स्वभाव के होते हैं, कुछ मददगार, कुछ उदासीन और कुछ प्लेयर्स को खिलौना समझते हैं। रकारातास कॉन्फ्लिक्ट और डेथ का गॉड था, जिसे लोगों का सफरिंग देखना पसंद था। अल्टर के सामने खड़े होकर एमसी ने एक भारी डरावनी शक्ति महसूस की, जो अब तक की किसी भी चीज से ज्यादा थी। तभी सिस्टम ने अलर्ट दिया, रकारातास उसे टेस्ट करना चाहता है, टेस्ट पास करो और रिवॉर्ड पाओ। एमसी ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। तभी उसका सर्वेंट फेक प्रकट हुआ, पूरी आर्मर में ढका हुआ, बिना किसी साफ वीक स्पॉट के। वो तुरंत एक विशाल सोर्ड लेकर एमसी पर टूट पड़ा। पहला ही वार एमसी की शील्ड में दरार डाल गया। उसने सोचा कि अगर ब्लॉक करने पर ये हाल है तो शील्ड रखना बेकार है, और उसने उसे फेंक दिया। उसने दोनों सोर्ड्स निकाली और फेक पर झपटा। दोनों की तलवारें टकराईं और एमसी की पकड़ कांप गई, जबकि फेक पर कोई असर नहीं हुआ। एमसी समझ गया कि ब्रूट फोर्स से जीतना संभव नहीं है। उसने प्लान बी अपनाया, पीछे हटकर फेक को लुभाया, सही समय पर घूमकर वार किया। इस बार वार लगा, लेकिन उसकी तलवार आर्मर में फंस गई। अच्छा नहीं था, लेकिन उसके पास इलोसी वेपन टेक्निक थी, जिससे वो पास रहकर ओपोनेंट के अटैक्स बिगाड़ सकता था। कई वारों के बाद रकारातास मानो उलझन में पड़ गया। एमसी को लगा कि गॉड शायद एक ब्रूटल लड़ाई देखना चाहता था। तभी रकारातास ने अथॉरिटी एक्टिवेट की और इंटरफियरेंस जोन बदल गया। फेक अब पहले से ज्यादा समझदार लग रहा था, जैसे उसकी बुद्धि बढ़ गई हो। सर्वेंट ने अपनी तलवार आर्मर पर घिसी और ब्लेड से एनर्जी निकलने लगी। उसने तलवार एमसी की ओर फेंकी। अब माहौल बदल चुका था। ये ओपोनेंट अब माइंडलेस नहीं था। फेक झपटा और एमसी ने किसी तरह सोर्ड से ब्लॉक किया, लेकिन डैमेज फिर भी हुआ। अब सर्वेंट की मूवमेंट्स तेज, सटीक और कैलकुलेटेड थीं। एक फ्लॉलेस स्ट्राइक ने एमसी को दीवार से दे मारा। वो मुश्किल से खड़ा रह पाया। उसके हाथ में हथियार थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन पर उसका कंट्रोल ही नहीं है। लैब्रिंथ में हर एक्शन असेस होता था, और जब कोई टेक्निक एक स्तर पार कर लेती थी तो स्किल बन सकती थी। अगर ये सोर्ड्समैनशिप इतनी ऊंची लेवल की थी तो एमसी उसे सीख कर रहेगा। उसकी आंखों में जुनून जल उठा। अब उसका लक्ष्य था इस टेक्निक को मास्टर करना। एमसी मान चुका था कि सर्वेंट की सोर्ड्समैनशिप उससे बेहतर है, लेकिन वो सिर्फ सोर्ड्समैन नहीं था, वो एक प्लेयर था। उसने फायरबॉल समन करके सर्वेंट पर फेंका, मगर एक तेज वार से सर्वेंट ने आग को ही चीर दिया। जैसे ही चिंगारियां बुझीं, एमसी गायब हो चुका था। सर्वेंट संभल भी नहीं पाया कि पीछे से वार पड़ा। सर्वेंट तुरंत घूमकर वार करता है। एमसी डिफ्लेक्ट स्किल एक्टिवेट करता है, लेकिन फिर भी चोट लगती है। वो अपनियां एक्टिवेट करके लगातार हमला करता रहता है, भले ही खुद भी डैमेज खा रहा हो। सिस्टम उसे कंसेक्यूटिव अटैक स्किल देता है, लेकिन वो मैसेज इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसका माना तेजी से खत्म हो रहा था। उसे पता था कि ये लड़ाई लंबी नहीं चल सकती। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और सर्वेंट पर छलांग लगाई। सर्वेंट ने भी वैसा ही किया, और अगले ही पल उसकी तलवार एमसी के सीने में धंस गई। इस बार डैमेज बहुत भारी था, लेकिन एमसी गिरा नहीं। उसने होल्ड ऑन स्किल एक्टिवेट की और फेटल डैमेज नलिफाई कर दिया। पूरी इच्छा शक्ति लगाकर उसने अपनी दोनों तलवारें सर्वेंट की आर्मर्ड गर्दन में घोंप दी, और तब तक दबाता रहा जब तक उसका सिर अलग नहीं हो गया। सर्वेंट का चेहरा आर्मर के नीचे दिखा। उसमें दुश्मनी नहीं, बल्कि सम्मान था। सिस्टम ने सर्वेंट की डिफीट कंफर्म की। एमसी को एक्सपीरियंस मिला, स्टैट्स बढ़े, हालत पूरी तरह ठीक हो गई, और सोलो विक्ट्री की वजह से उसकी सोल अटैक एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। उसने स्टेटस विंडो देखी। हेल्थ और माना बढ़ चुके थे, लेकिन कोई आइटम ड्रॉप नहीं हुआ, जो थोड़ा निराशाजनक था। तभी रकारातास ने उसे रिवॉर्ड देने का फैसला किया। उसके सामने एक लाल दागों से भरी तलवार प्रकट हुई, रॉकी सेरेमोनियल सोर्ड, जो बलिदानों के खून से रंगी थी। सेकंड फ्लोर पर ऐसा वेपन मिलना लगभग असंभव था, और यहीं खत्म नहीं हुआ। उसे प्रूफ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्किल भी मिली, जिससे वो हर दुश्मन को हराने पर और मजबूत होता जाएगा। उसी समय जमीन कांपी और सिस्टम नोटिफिकेशन आया। रकारातास ने अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की थी। एमसी को पता ही नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और कोई गाइड भी नहीं थी। उसने सोचा कि रकारातास पहले ही पेनल्टी झेल रहा है, फिर भी उसे अपोस्टल बनाना चाहता है। ऑफर अच्छा लग रहा था, लेकिन इटर्नल सर्वेंट बनना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। खुशी की बात यह थी कि रकारातास नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय एक सब क्वेस्ट आया, सेकंड और थर्ड फ्लोर के सारे एनिमीज मारो और परफॉर्मेंस के आधार पर रिवॉर्ड मिलेगा। एमसी पूरी तरह भरोसा तो नहीं करता था, लेकिन अच्छे रिवॉर्ड्स के लालच में उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद वो शॉप गया और कुछ पोशंस खरीदी। लॉस्ट किंग ने तुरंत सेरेमोनियल सोर्ड पहचान ली और बताया कि उसने कई प्रोडिजीज को रकारातास की वजह से बर्बाद होते देखा है। एमसी ने अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा,
लेकिन किंग ने शॉपकीपर की तरह जवाब टाल दिया और उसे जाने का इशारा कर दिया। चलते हुए एमसी ने कम्युनिटी बोर्ड देखा कि क्या किसी और की आइंसार से मुलाकात हुई। पता चला जूनियोक और तायन दोनों मिले थे, लेकिन उनके अनुभव अलग थे। आइंसार ने जूनी पर थूक दिया था और जब जूनी ने लड़ने की कोशिश की तो उसका शरीर हिल भी नहीं पाया और वो तुरंत कुचल दिया गया। तायोन की कहानी भी लगभग वैसी ही थी। फिलहाल जूनी और तायोन बाकी लोगों की तरह रैट से लड़ने में लगे थे। हमारे हीरो ने उन्हें जायंट रैट के अटैक पैटर्न्स के बारे में कुछ सलाह दी और सावधान रहने को कहा। उसे पता था कि उसे हराना कैसे है, लेकिन वो उनका काम था। इसके बाद उसने अपने सब क्वेस्ट पर ध्यान दिया। सेकंड फ्लोर पर गॉब्लिन्स परछाइयों में छिपकर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनका अगला शिकार हो। जैसे ही वे झपटे, एमसी जरा भी नहीं घबराया, बल्कि वो अपनी नई प्रूफ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्किल आजमाने के लिए उत्साहित था। उसने सेरेमोनियल सोर्ड घुमाई और गॉब्लिन्स को काट डाला। हर वार के साथ उसका दिमाग तेज लगता, थकान कम होती और स्टैट्स बढ़ते जाते। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस स्किल की कोई लिमिट नहीं थी। जब तक वो लड़ता रहेगा, वो मजबूत होता रहेगा। गॉब्लिन्स एक एक करके गिरते गए और जल्द ही उसे आगे एक दरवाजा दिखा। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक वॉरियर्स ग्रेव था। डिस्कवरी बोनस के रूप में उसकी इंटेलिजेंस और माना बढ़ गई। जैसे ही उसने ग्रेव को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी और एक भूतिया आकृति निकली। उसे नमस्ते किया और वापस गायब हो गई। उसने फिर कोशिश की और वही हुआ। तीसरी बार वो चिढ़ गया। जब गोस्ट फिर आया तो उसने उसे पकड़ने की कोशिश की और बोला कि कोई ढंग का क्वेस्ट दे, ये बेकार हरकतें नहीं। गोस्ट आसानी से उसकी पकड़ से निकल गया और उसके दुस्साहस पर हंसा। एमसी ने समझ लिया कि ये एनपीसी अलग है और काफी अनोइंग भी। बहुत देर की बकवास के बाद गोस्ट ने बताया कि वो एक वॉरियर था जो लैबिरिंथ में मरा था। उसका काम क्वेस्ट्स देना था, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिन्हें वो योग्य समझे, और उसके अनुसार एमसी अभी लायक नहीं था। उसने कहा कि कम से कम 30 फ्लोर्स क्लियर करने के बाद ही वापस आना। एमसी मुड़कर जाने लगा, सोचते हुए कि उसने अपना समय बर्बाद किया। लेकिन तभी गोस्ट की नज़र उसकी सेरेमोनियल सोर्ड पर पड़ी। जैसे ही उसे पता चला कि एमसी ने रकारातास का ट्रायल पूरा किया है, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वो अचानक बहुत उत्साहित हो गया और क्वेस्ट देने को तैयार था। एमसी का मन नहीं था, लेकिन गोस्ट बोलता ही जा रहा था। उसने दावा किया कि वो एक लेजेंडरी वॉरियर था, लैबिरिंथ में सबसे तेज उतरने वाला, जिसने अनगिनत दुश्मनों को हराया था। फिर एक रात 10th फ्लोर पर सोते समय एक मॉन्स्टर ने ट्रू डैमेज वेपन से उसे मार डाला। उस याद से गोस्ट अब भी गुस्से से भर जाता था। उसने एमसी को क्वेस्ट दिया, 10th फ्लोर बॉस को मारो। रिवॉर्ड उसके मूड पर निर्भर करेगा। एमसी ने क्वेस्ट स्वीकार कर लिया। जैसे ही वो कमरे से निकला, गोस्ट उसके पीछे पीछे तैरता हुआ आया और उसके सिर पर बैठ गया, ये घोषणा करते हुए कि वो साथ चलेगा। एमसी ने लंबी सांस ली, क्योंकि अब उसे पूरे रास्ते एक नाटकीय गोस्ट को झेलना था। उसने सोचा कि शायद इससे कुछ काम की जानकारी मिल जाए, इसलिए उसने उसके अतीत के बारे में पूछा। पहले गोस्ट ने घमंड दिखाया, लेकिन थोड़ी देर बाद बोलने लगा। वो कबर्ट एम्पायर का राजकुमार था, सिंहासन का उत्तराधिकारी, तलवारबाजी और रणनीति में बेजोड़। लोग उसे देखने के लिए लाइन लगाते थे, लेकिन एमसी को उसकी बातें सुनकर खास फर्क नहीं पड़ा। उसे वो किसी राजकुमार से ज्यादा अपनी पुरानी शान बघारने वाला गुंडा लगा। कहानी आगे बढ़ी, दुनिया खत्म हुई, वो लैबिरिंथ में आया और फिर वही हुआ जो एमसी पहले से जानता था। जब एमसी ने ये बात कह दी, गोस्ट ने उसे घूरा और मान लिया कि उसे एमसी पसंद नहीं है, लेकिन जिस मॉन्स्टर ने उसे मारा था उससे बदला लेने की चाह ज्यादा थी। तभी वे एक दरवाजे तक पहुंचे। एमसी ने गोस्ट की बकवास को अनदेखा किया, दरवाजा खोला और अंदर गॉब्लिन से भरा कमरा देखा। उसने बो निकाला, एक गॉब्लिन को पैरालिसिस में डाला, फिर सोर्ड से दूसरे को गिराया और उसी तरीके को दोहराने लगा। गॉब्लिन्स उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। वॉरियर गोस्ट हमारे हीरो को लड़ते हुए देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। एमसी पहले कुछ नहीं बोला, लेकिन गोस्ट को समझ आ गया कि वो स्किल कमाने की कोशिश कर रहा है। गोस्ट को ये तरीका पसंद नहीं आया। तब एमसी मुस्कुराया और शर्त रखी, अगर गोस्ट सही निकला तो वो उसका पपेट बनेगा, लेकिन अगर एमसी सही निकला तो गोस्ट उसके सवालों का सच सच जवाब देगा। गोस्ट ने बिना सोचे मान लिया और अपनी कल्पना में एमसी को घुटनों के बल रेंगते देख खुश होने लगा, जबकि हकीकत में एमसी एक गॉब्लिन का गला दबा रहा था। गोस्ट ने ड्यूल स्किल के बारे में बताना शुरू किया, जो 2 लोगों की लड़ाई को लॉक कर देता है। एमसी को यह आइडिया पसंद आया। कुछ देर 1-on-1 लड़ाई करने के बाद सिस्टम ने उसे फोर्स्ड ड्यूल स्किल दे दी। अब पॉइजन या दूसरे इफेक्ट्स की चिंता नहीं थी, बस सीधी लड़ाई। एमसी खुश था, लेकिन गोस्ट बस चुप खड़ा उसे देखता रह गया। एमसी ने उसे शर्त याद दिलाई, जिससे वो थोड़ी देर चुप हुआ, लेकिन फिर बोलने लगा। चलते चलते वे एक हिडन चेम्बर तक पहुंचे। एमसी ने ईंट हटाई और अंदर गया। इनसाइट स्किल से उसे तुरंत ट्रैप्स दिख गए, छत के एरोज, फर्श के ट्रैप्स और आगे चलती दीवारें।
गोस्ट ने पहली बार समझदारी की बात कही कि वापस चलो, लेकिन एमसी आगे बढ़ा। उसने एरोस काटे, ट्रैप्स पार किए, स्पाइक्स से बचा और मूविंग वॉल्स के बीच से निकल गया। एक दीवार तो उसने मुक्के से तोड़ दी, क्योंकि गॉब्लिन की दीवारें ज्यादा मजबूत नहीं थीं। अंदर उसे स्प्रिंग सोक्ड रिंग मिली जो माना बढ़ाती थी। गोस्ट अब भी हैरान था और एमसी की पहचान पूछने लगा। एमसी ने कहा कि वो पहले बता चुका है, लेकिन गोस्ट को कुछ याद नहीं था। इससे एमसी को यकीन हो गया कि गोस्ट को यूराओस गैस्ट्रोलिथ के बारे में कुछ नहीं पता, यानी वो 85th फ्लोर के बाद की चीज है। तभी उसे याद आया कि उसे लैब्रिंथ में 10 दिन हो चुके हैं। कम्युनिटी बोर्ड पर प्लेयर्स जायंट रैट को लेकर घबराए हुए थे, तो एमसी ने चैट में आकर स्किल्स समझाना शुरू किया। उसने पेन रिडक्शन सिखाया, पुरानी तलवार से अपनी बांह में गहरा वार करना। प्लेयर्स ये सुनकर डर गए, लेकिन एमसी को समझ नहीं आया कि डर कैसा, स्प्रिंग ऑफ लाइफ उन्हें ठीक कर देगा। फिर उसने अपनी स्किल बताई, स्प्रिंग में कूदकर सांस रोकना और तलवार तब तक चलाना जब तक शरीर जवाब न दे दे। एमसी ने प्लेयर्स को बताया कि अगर वे बच गए तो उन्हें अपनी अटैक स्किल मिलेगी। बाकी प्लेयर्स को लगा जैसे वो कोई खतरनाक प्रैंक शो चला रहा हो। उसने अगली स्किल बताई, होल्ड ऑन, जिसके लिए बिग रैट के 30 हमले सहने पड़ते थे। सबके चेहरे उतर गए। एमसी ने कहा कि कोई मजबूरी नहीं है, ये उनकी चॉइस है। वो जानता था कि वे ऐसी दुनिया से आए हैं जहां असली खतरा कभी देखा ही नहीं गया था, इसलिए डर स्वाभाविक था। आखिरकार तयोन और जुन्युक हिचकते हुए मान गए। बाकी प्लेयर्स ने रोका, लेकिन जुन्युक ने कहा कि अगर एमसी झूठ बोल रहा होता तो वो अब तक जिंदा नहीं रहता। उसकी बात ने सबको चुप करा दिया। एमसी मुस्कुराया कि कम से कम किसी में हिम्मत तो है। जुन्युक ने अपनिया से शुरुआत की और बाकी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो गया हो। संतुष्ट होकर एमसी चला गया। वॉरियर गोस्ट ने कहा कि उसने बेकार काम में समय बर्बाद किया, लेकिन एमसी के लिए अगर एक भी इंसान उसकी वजह से बच गया तो वही काफी था। जल्द ही वे बॉस गेट पर पहुंचे। अंदर एक स्टाफ पकड़े गॉब्लिन बॉस और उसके गार्ड्स थे। स्पेल पड़ते ही गार्ड्स हमला करने लगे, लेकिन एमसी ने शील्ड से रोककर उन्हें फेंक दिया। गोस्ट चिल्लाया कि बॉस को पहले मारो, लेकिन एमसी अपना तरीका जानता था। बॉस ने फिर स्पेल डाली और एमसी अचानक एक अजीब जगह पहुंच गया। चारों तरफ स्केलेटन्स और फुसफुसाती आवाजें जो उसे दोष दे रही थीं। फिर उसने टायोन की आवाज सुनी जो उसे मरने के लिए दोष दे रही थी, लेकिन एमसी शांत रहा क्योंकि उसने इससे भी बुरे दृश्य देखे थे। बाहर बॉस फिनिशिंग ब्लो के लिए तैयार था, तभी एमसी ने तलवार घुमाई और इल्यूजन टूट गया। बॉस ने मैडनेस स्पेल और फिर कर्स डाली, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। इसके बजाय एमसी को माइंड रेजिस्टेंस और मैजिक रेजिस्टेंस स्किल्स मिल गईं। उसने गॉब्लिन का गला पकड़ा और तलवार आर पार कर दी। गोस्ट अब समझ गया कि एमसी खतरनाक भी है और अजीब भी। एमसी ने बिगिनर माना पोशन पिया और एनर्जी महसूस की। साथ ही उसे थीफ्स टूल मिला जो ट्रैप्स और लॉक्स के काम आता था। गोस्ट से बहस करते हुए वो 3rd फ्लोर पहुंचा, जहां उसे बिगिनर हेल्थ बूस्ट पोशन मिला। सीक्रेट रिवॉर्ड अब भी मिस्ट्री था। शॉप में पहुंचते ही माहौल अजीब हो गया। वॉरियर गोस्ट और लॉस्ट किंग एक दूसरे को देखते ही झगड़ने लगे। एमसी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों सुनने को तैयार नहीं थे। तब उसने हथियारों का ढेर निकाल दिया। लॉस्ट किंग इतने सारे सामान को देखकर चौंक गया और झगड़ा भूल गया। एमसी ने आराम से अपनी खरीदारी की, स्टडेड ग्लव्स, ब्रॉन्ज शील्ड, मेटल और थॉर्न रिंग्स और एक स्ट्रेंथ बूस्टिंग नेकलेस। वॉरियर गोस्ट और लॉस्ट किंग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उसने कोई चमत्कार कर दिया हो। हमारे हीरो को अब उनकी बहस से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो मुड़कर बाहर निकल गया। रास्ते में क्यूरियोसिटी से उसने गोस्ट से पूछा कि उसका लॉस्ट किंग से झगड़ा क्या है। गोस्ट ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस चेतावनी दी कि उस पर भरोसा मत करना। एमसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बात याद रख ली। शायद गोस्ट सच में कुछ जानता हो। आगे बढ़ते ही कुछ गॉब्लिन्स सामने आ गए जो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में थे। एमसी ने उन्हें मुक्कों और किक्स से ऐसे उछाला जैसे वे कचरे के बोरे हों। 2 कमरे कुछ ही मिनटों में साफ हो गए। गोस्ट ने कहा कि अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एमसी ने उसे याद दिलाया कि उसे रॉका रेटास का क्वेस्ट पूरा करना है, 2nd और 3rd फ्लोर के हर मॉन्स्टर को खत्म करना। चलते चलते उसने अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा। गोस्ट ने बताया कि लैबिरिंथ के गॉड्स अलग अलग रियल्म्स को देखते हैं, कुछ विक्ट्री, कुछ डिफीट और कुछ सिर्फ केओस। लेकिन रकरातस अलग था। वो कई जगह प्रभाव रखता था और उन बीइंग्स में से था जिन्होंने लैबिरिंथ के निर्माण में हाथ बंटाया था। अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का वीआईपी पास था जो अनइमेजिनेबल पावर और रिवॉर्ड्स देता था, लेकिन बदले में उनकी शर्तें माननी पड़ती थीं, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। गोस्ट ने यह भी कहा कि रकारातास बाकी गॉड्स में लोकप्रिय नहीं है, इसलिए उसका अपोस्टल बनना मतलब कई डिवाइन दुश्मन बनाना। एमसी चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। फिर उसके दिमाग में विश वाली बात आई, लैबिरिंथ जीतने पर मिलने वाली इच्छा। टायोन ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। अगर उसने सच में विश पाई होती तो वो उराउरस गैस्ट्रोलिथ क्यों मांगती? वो टायोन इतनी मूर्ख नहीं थी। सवालों का ढेर लग रहा था,
लेकिन जवाब नहीं थे। एमसी ने सिर झटक दिया और सामने के ट्रैप्स पर ध्यान दिया। उसने एक के बाद एक ट्रैप्स डिसआर्म किए और आखिरकार उसे ट्रैप डिसआर्म स्किल मिल गई। उसने उसी स्किल को तुरंत आजमाया और बुरी तरह असफल हुआ। वॉरियर गोस्ट भड़क उठा और चिल्लाने लगा कि वो समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन एमसी को स्किल्स इकट्ठा करना पसंद था। उसे पता था कि लैबिरिंथ में कोई भी स्किल बेकार नहीं होती। गोस्ट बस गुस्से में बड़बड़ाता रह गया। कुछ देर बाद एमसी ने अपनी प्रोफिशिएंसी थोड़ी बढ़ा ली और उसे रिवॉर्ड में स्क्वीज्ड रिंग मिली। उसने हाथ फैलाकर शरीर को ढीला छोड़ा और संतुष्टि महसूस की। अब थर्ड फ्लोर के सारे सीक्रेट रूम्स खत्म हो चुके थे, बस बॉस बाकी था। बॉस रूम में घुसते ही उसने गॉब्लिन्स की भीड़ देखी और बीच में गॉब्लिन चीफ्टेन खड़ा था। वॉरियर गोस्ट ने डराने की कोशिश की कि बॉस गुस्से में है क्योंकि उसका पूरा कबीला मारा जा चुका है, लेकिन एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। चीफ्टेन ने वेव अटैक किया, लेकिन एमसी ने आसानी से डॉज कर लिया और कंफ्यूजन स्पेल चलाया। असर सिर्फ एक पल रहा, फिर चीफ्टेन ने स्टाफ घुमाया। एमसी ने छलांग लगाकर काउंटर किया और लगातार वार करता रहा। कुछ ही पलों में उसने चीफ्टेन को जमीन पर गिरा दिया और लड़ाई खत्म कर दी। सिस्टम मैसेजेस सामने आए। एमसी ने रिवॉर्ड्स उठाए, बिगिनर हेल्थ पोशन और एक खास चीज, एक पुराना वुडन स्टाफ जिसमें हल्की सी मैजिक बची हुई थी। स्टाफ को हाथ में लेते ही एमसी सच में चौंक गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि इस साधारण दिखने वाली चीज में कुछ अलग था। एमसी हमेशा सोचता था कि मैजिक सिर्फ स्पेशल आइटम्स के जरिए ही इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन अब उसके हाथ में ऐसा स्टाफ था जो उसे स्पेल्स चलाने दे सकता था। इवन टायोन भी बिना स्टाफ के मैजिक कास्ट नहीं कर पाती थी। वॉरियर गोस्ट ने बताया कि मैजिक सीखने के दो तरीके हैं, या तो खुद समझकर या किसी से सीखकर। पहला तरीका लगभग नामुमकिन था, लेकिन दूसरा थोड़ा संभव था। एमसी ने सोचा कि शायद एनपीसी ट्रेनर्स ही इसका जवाब हैं। अलोन मोड में असली ट्रेनर्स मौजूद होते हैं, और अगर कोई कहीं छिपा हो जिसे टायन भी न जानती हो, तो यही वजह हो सकती है कि अब तक किसी ने मैजिक नहीं सीखी। फिलहाल उसने ये सोच बात के लिए छोड़ दी। फोर्थ फ्लोर पर जाने से पहले उसे अपना क्वेस्ट पूरा करना था और रकारातास से मिलना था। रिवॉर्ड्स देखते हुए उसे लेवल अप्स, सोल अटैक में बढ़ोतरी और थर्ड फ्लोर क्लियर बोनस दिखा, लेकिन सीक्रेट रूम डिस्कवरी का कोई रिवॉर्ड नहीं था। इसका मतलब अभी भी कुछ छिपा था। उसने वॉरियर गोस्ट से पूछा, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। पूरा फ्लोर फिर से खोजना मुश्किल था, इसलिए वो छोड़ने ही वाला था कि उसने देखा दीवारों पर बनी आकृतियां एक ही जगह देख रही थीं। उसे शक हुआ। उसने ट्रैप डिसार्म स्किल इस्तेमाल की। दीवार गिर गई और एक और हिडन चेंबर सामने आ गया। अंदर उसने पहली बार एक नेम्ड मॉन्स्टर देखा, गॉब्लिन लॉर्ड हांगा। ये वो क्रीचर्स थे जिन्होंने अपनी जाति की सीमाएं तोड़ दी थीं और असामान्य शक्ति पाली थी। हांगा ने तलवार निकाली और शांत स्वर में कहा कि उसका काम लड़ना है और एमसी उसका अगला प्रतिद्वंद्वी है। उसने तलवार घुमाई और पास का खंभा तोड़ दिया, फिर घोषणा की कि वो एमसी को मार देगा। एमसी ने डिफ्लेक्ट से खुद को बचाया, लेकिन हांगा ने बिना रुके दूसरा वार किया। दोनों की तलवारें टकराईं और एमसी को उसकी ताकत का अंदाजा हुआ। ये बेहद खतरनाक था। एक और वार आया और एमसी को पीछे कूदना पड़ा। इजी मोड में उसकी ताकत शायद 50th फ्लोर तक के लिए काफी होती, लेकिन यह फर्क बहुत बड़ा था। वॉरियर गोस्ट भी चिंतित दिखा। एमसी ने सोचा कि ग्रेट सोर्ड होने की वजह से क्लोज रेंज में उसे फायदा होगा, लेकिन हांगा ने भी यही सोचा और उसका रास्ता रोक दिया। एमसी ने फिर डिफ्लेक्ट किया, लेकिन अगला पावर स्ट्राइक सीधा लगा। जोरदार चोट से उसे भारी डैमेज हुआ और उसकी मूवमेंट कुछ सेकंड के लिए स्लो हो गई। वो पीछे भी नहीं हट सकता था। उसकी नजर धुंधली हो गई और डॉज करना अंदाजे पर निर्भर हो गया। उसने काउंटर स्किल एक्टिवेट की और लॉर्ड की ताकत उसी पर लौटाने की कोशिश की। 5 सेकंड बाद उसका संतुलन बिगड़ने लगा, लेकिन वो डिफ्लेक्ट करते हुए किसी तरह टिके रहा। डैमेज लगातार बढ़ता जा रहा था और उसे लगा कि अब वो खत्म हो जाएगा। तभी 10 सेकंड पूरे हुए। वो तुरंत लॉर्ड के पीछे कूदा और कुछ पल की राहत मिली। वॉरियर गोस्ट ने कहा कि भाग जाना चाहिए और बाद में लौटना चाहिए, लेकिन एमसी ने मना कर दिया। उसके अनुसार रिवॉर्ड्स आसान नहीं मिलते और अगर वो इस फ्लोर को सही तरह क्लियर किए बिना आगे बढ़ा तो रिवॉर्ड्स एक 5वें हिस्से तक गिर जाएंगे और स्पेशल प्राइज भी खत्म हो जाएगा। वो थका हुआ होने के बावजूद खड़ा हो गया। वॉरियर गोस्ट ने निराश होकर सांस ली, लेकिन एमसी को परवाह नहीं थी। उसने इतनी दूर तक खुद को इसलिए नहीं धकेला था कि अब डर कर पीछे हट जाए। वो यहाँ सिर्फ जिंदा रहने नहीं, जीतने आया था। हर फैसला उसने सोच समझ कर लिया था ताकि जीत की संभावना बढ़े। कम से कम वो खुद से यही कहता था। उसकी जिद रंग लाई। उसकी फाइटिंग स्पिरिट, रिजॉल्व और स्टैट्स सब बढ़ गए। साथ ही उसे एक खास एबिलिटी मिली, ऐसी आंखें जो दुश्मन की कमजोरी दिखाती थीं। अब लड़ाई आसान होनी चाहिए थी, क्योंकि सिस्टम इतनी जल्दी कोई अजेय दुश्मन नहीं देता। उसने ध्यान से देखा और ओपनिंग मिल गई। लॉर्ड अपने थ्रोन से हिला ही नहीं था। तभी उसे समझ आया, उसके पैर ही नहीं थे,
यही मौका था। लॉर्ड उसकी सहन शक्ति से प्रभावित होकर सच में लड़ने को तैयार हो गया। एमसी ने अपनी एक्टिवेट किया और पास के पिलर पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। ढांचा गिरा और मलबा बरस पड़ा। उसने तुरंत कंफ्यूजन स्पेल, फायरबॉल्स और एरोज चलाए, लेकिन लॉर्ड ने सब काट डाला। हमले बेअसर थे, मगर एमसी के पास एक और चाल थी। उसने सेरेमोनियल सोर्ड तानी, सीट के पीछे झुका और फोर्स ड्यूअल एक्टिवेट कर दिया। अब एनवायरनमेंट इंटरफियर नहीं कर सकता था। लॉर्ड ने चुनौती स्वीकार की और असली लड़ाई शुरू हुई। वॉरियर गोस्ट पहली बार उम्मीद महसूस कर रहा था। अब तक उसने एमसी को सिर्फ स्टैट्स के दम पर जीतते देखा था, लेकिन इस बार सामने असली प्रतिद्वंद्वी था। एमसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक्सप्लोजन से थ्रोन टूट गया, लेकिन लॉर्ड हिला भी नहीं। उसने कहा कि दूरी से उसे हराना नामुमकिन है और तलवार घुमाकर एमसी को दूर रखने लगा। एमसी अजीब अस्थिर चालों से वारों के बीच से निकलता रहा। कुछ भारी चोटें लगीं, लेकिन उसने होल्ड ऑन एक्टिवेट किया और पल भर के लिए इनविंसिबल हो गया। उतना काफी था। उसने सेरेमोनियल सोर्ड सीधा लॉर्ड में उतार दी। एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मरते वक्त लॉर्ड मुस्कुराया, उसकी तारीफ की और खत्म हो गया। जीत के बाद एमसी को बोनस स्किल्स मिले और वो 2 बार लेवल अप हुआ। स्टेटस विंडो में पावर स्ट्राइक और एक्सेलरेशन स्किल्स दिखीं। सीक्रेट खोजने के रिवॉर्ड में प्रोफिशिएंसी बूस्ट पोशन और मास्टर्स नेकलेस मिली। उसने पोशन बाद के लिए रख ली। वॉरियर गोस्ट चुप था, इतना चुप कि अजीब लग रहा था, लेकिन एमसी ने ध्यान नहीं दिया। क्वेस्ट पूरा करके वो रकराटस के टूम पर लौटा। रकराटस ने फिर अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट दिया और एमसी ने फिर मना कर दिया। इस बार रिवॉर्ड में उसे बैरियर स्किल मिली